आंखों से ओझल नहीं हो गया। वे सारे लोग जितने भी उन चौप में थे वो सब ये नज़ारा देख रहे थे। उस पहली वाली लड़की की आंखों में एकदम अंधेरा छा गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी तीनों जोर से चिल्लाए, मैम चट्टू, आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। अब आगे। सुबह के 8 बजे वही कहीं दूर मनाली में एक बड़े से घर में बहुत चहल पहल थी। उस घर में बहुत सी तैयारी हो रही थी और उसी घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठी बूढ़ी औरत किसी को डांट रही तो किसी को ऑर्डर दे रही थी, जो कह रही थी कि पता नहीं कहाँ मर गए, अभी कितना सारा काम बाकी है, बस मेरा पोता आता ही होगा और उसके अभी तक मनपसंद लड्डू भी तैयार नहीं हुए। तो इसने मिलिए ये है हमारे हीरो की दादी, जिनका नाम है कल्याणी सिंघानिया। ये बेसिक बुद्धि है लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत तंदुरुस्त है। आखिर भाई हो भी क्यों न, इनकी जानी दुश्मन इनका ख्याल जो इतना रखती है, जो हमेशा घर पर रहकर ऑर्डर देती रहती है, इनसे बिल्कुल भी चुप नहीं रहा जाता। अगर इन्हें इस उम्र में किसी बात की चिंता है तो वो है अपने बड़े पोते के बच्चों को खिलाना, जो कि शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तभी उनके पास एक अधेड़ उम्र के आदमी आते हैं जो टेबल से अखबार उठाते हुए कहते हैं, ओफो माँ, हो जाएगा सब काम, क्यों खामखा टेंशन ले रही हो। तो इनसे मिलिए ये है हमारे हीरो के डैड यश सिंघानिया, जो कि इनका खुद का एक बिजनेस है जो कि दूर दूर देश में तो क्या दूर दूर विदेशों में भी फैला है। ये चाहते हैं कि इनका बेटा इनके बिजनेस को संभाले, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने देश की सेवा करनी है। ये कभी नहीं चाहते थे कि इनका बड़ा बेटा सोल्जर बने, जिसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तब लेकिन हमारे हीरो तो अपने दादाजी के देश से बनना चाहते थे, जो कि एक रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं, जो कि फिलहाल अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते हैं। कल्याणी जी मुंह बनाते हुए कहती है, अनअम्यूज्ड, हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे पोते की बिल्कुल टेंशन है ही नहीं। यश कुछ नहीं कहते तभी अंदर से एक आवाज आती है, हाँ ब्यूटी क्वीन डैड सही कह रहे हैं, सब वक्त पर हो जाएगा, आप बेकार में स्ट्रेस ले रही हो वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा, फिर आपके हैंडसम किंग हमें छोड़ेंगे नहीं कि हमने उनकी क्वीन का ख्याल नहीं रखा। तभी कल्याणी जी और यश वहां देखते हैं जहां पर एक क्यूट सी लड़की खड़ी थी, जिसने इस टाइम शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था और उसकी आंखों का कलर ब्राउन था और उसकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। करीब 20 साल की लग रही थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। तो इनसे मिलिए ये है सिंघानिया फैमिली की लड़की, इकलौती लड़की, जिसका नाम संजना सिंघानिया था, जो कि सब प्यार से इसे संजू बुलाते हैं। वो उनके पास आकर बैठ जाती है। तभी यश मुस्कुराकर उसके सर पे हाथ रख कर कहते हैं, उठ गई मेरी गुड़िया, स्माइल, हाँ डैड कहते हुए उनके गले लग जाती है। तभी कल्याणी जी ताना मारते हुए कहती है, हाँ गुड़िया बड़ी जल्दी उठ गई आपने क्यों तकलीफ की, हम सब उपा आ जाते। ये सुनते ही संजू ने उनके पास आकर कहा, अरे मेरी ब्यूटी क्वीन लगता है नाराज है मुझसे क्यों, अपने कंधे से उनके कंधे पर मरते हुए कहा, हट पागल, जा देख कर आ, मेरी जानी दुश्मन है। कहा, अभी तक मेरे पोते के मनपसंद लड्डू बनने के नहीं। और फिर अचानक यश जी की तरफ देखकर और वो रो कहा, गायब है, सुबह सुबह पक्का कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा, हमारा इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी ये जनाब तो क्रिकेटर बने हुए हैं। यश जी जो चाय पी रहे थे, अचानक उनके मुंह से चाय बाहर आ गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, माँ उसे जो करना है करने दीजिए, आखिर उसने अपना सपना पूरा भी तो किया है न, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनके दिखाया है उसने, उन्होंने ये बहुत प्राउडली कहा। ये सुनते ही कल्याणी जी ने यश जी को एक फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा, अच्छा मेरा लाडला भी तो अपनी देश के लिए जान तक देने को तैयार है, वो भी तो दिन रात बस देश की सेवा करता रहता है, उसके लिए ऐसा क्यों नहीं कहते। ये बोलते हुए उन्होंने मुंह बना लिया जैसे वो यश से बहुत नाराज हो। जैसे ही यश ने ये बात सुनी उनका चेहरा एकदम डार्क हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संजू ने जैसे ही वहां का माहौल बिगड़ते हुए देखा, उसने सामने देखते हुए कहा, लो ब्यूटी क्वीन आपकी दुश्मन आ गई। तभी वो सब दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां से एक औरत नीली रंग की बनारसी साड़ी पहने, जिसने सिर्फ गले में मंगलसूत्र और माथे पर गोल बिंदी, दोनों हाथों में चूड़ियां, हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आ रही थी। तो इनसे मिलिए ये है यश जी की पत्नी मालिनी, यश सिंघानिया और कल्याणी जी की जानी दुश्मन। वैसे तो ये एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती हैं, लेकिन इन दोनों में प्यार भी कूट कूट कर है। दोनों में सास बहू जैसा नहीं, माँ बेटी जैसा प्यार है, और माँ बेटी में तो हमेशा तकरार तो चलती रहती है। मालिनी सबसे पहले आके कल्याणी जी का आशीर्वाद लेती है और फिर यश जी को और संजू को प्रसाद देने लगती है। तभी कल्याणी जी ताना मारते हुए कहती हैं, आशीर्वाद तो मुझसे लेने आ जाती है और प्रसाद मुझको छोड़कर बाकी सबको देती है। ये बोलते ही दूसरी तरफ मुंह फुला के बैठ जाती हैं। तभी मालिनी एकदम से उनके सामने आके उन्हें घूर कर देखती हैं, जिससे कल्याणी जी एकदम से हड़बड़ा जाती है। फिर वो बोलती है, अरे मालिनी, मुझे ऐसे डरा के मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने का इरादा तो नहीं तुम्हारा। ये सुन मालिनी उनकी तरफ घूरकर देखकर कहती है, हाँ हाँ जरूर, जैसे आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, और रही बात प्रसाद की तो आपको याद दिला दूं तो आपका शुगर हाई हो गया तो आप तो ये भूल ही जाए। ये सुनकर कल्याणी जी उसे घूरकर देखती हैं और कहती हैं, मैं तेरी सास हूं या तू मेरी सास है, भगवान करे तुझे भी तेरी जैसी बहू मिले तब तुझे समझ आएगा। ये सुनकर मालिनी किचन की तरफ जाते हुए कहती हैं, फिर तो मेरे भाग खुल जाएंगे, जो मुझे मेरे जैसी बहू मिलेगी तो। और वही यश जी और संजू कब से सास और बहू का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, जैसे उनकी रोज की आदत हो। चथरी जो हुकुम रानी साहिबा। अब तक ये सुन मालिनी उनकी तरफ घूरकर देखकर कहती है, हाँ हाँ जरूर, जैसे आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, और रही बात प्रसाद की तो आपको याद दिला दूं तो आपका शुगर हाई हो गया तो आप तो ये भूल ही जाए।
ये सुनकर कल्याणी जी उसे घूर कर देखती हैं और कहती हैं, मैं तेरी सास हूं या तू मेरी सास है, भगवान करे तुझे भी तेरी जैसी बहू मिले तब तुझे समझ आएगा। ये सुनकर मालिनी किचन की तरफ जाते हुए कहती हैं, फिर तो मेरे भाग खुल जाएंगे जो मुझे मेरे जैसी बहू मिलेगी तो। और वही यश जी और संजू कब से सास और बहू का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे जैसे उनकी रोज की आदत हो। अब आगे कल्याणी जी एक बार फिर यश जी को घूर कर देखती है, जिससे यश जी समझ जाते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं और वो कहते हैं, हाँ माँ रुकिए अभी करता हूँ रोहन को फोन। जैसे ही वो फोन मिलने को होते तभी बाहर से एक बाइक रुकने की तेज आवाज आती जिससे कि सब समझ जाते हैं कि रोहन आ गया तो सब दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर एक लड़का व्हाइट कलर की टी शर्ट और लोवर में और आंखों पर चश्मा लगाए जिसकी हाइट अच्छी खासी थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी थी और पीठ पर एक क्रिकेट की थी। उसका लुक एक हैंडसम कूल बॉय की तरह था। और ये है हमारे हीरो के छोटे भाई और यश जी के छोटे बेटे रोहन सिंघानिया। इन्हें सब अपने प्यार से रो कहकर बुलाते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर था। इनकी अपनी खुद की एक अकेडमी है। ये हर लड़की का प्रिंस चार्मिंग है। इनकी उम्र 25 साल के आसपास है। ये अपने डैड को इतना नहीं मानते जितना ये बड़े भाई को मानता है। इनके लिए इनका भाई ही सब कुछ है। तभी संजू कहती हैं, देखो राक्षस जैक ओ लैंटन का नाम लिया हो हाजिर भी हो गया। और रो आकर संजू के चश्मे निकालते हुए कहता है, हाँ जहाँ पर तेरी जैसी सुपनखा होगी आखिर वो लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। बस ये बोलना ही था। संजू ने अपनी चप्पल निकलकर उसकी तरफ फेंकती है लेकिन रो को लगती उससे पहले ही वो साइड हो जाता है। संजू को इस नाम से इतनी नफरत थी तभी से उसे इस नाम से ही चिढ़ाता था। संजू जाके अपनी ब्यूटी क्वीन यानी दादी जी के पास जाके झूठ मूठ का रोना रोकर वो उनके गले लगते हुए कहती हैं, ब्यूटी क्वीन देख लो ये मुझे क्या कह रहा है। तभी कल्याणी जी उसे रोता देख एकदम घबरा जाती है और यश जी भी उसके पास आ जाते हैं। उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चुप हो जा मेरी गुड़िया, इसको मैं अच्छी सी सजा दूंगा। जैसे ही रो ये सुनता है वो एकदम से घबरा रश्क फेस जाता है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वो खुद में ही कहता है, मरवा दिया इसने तो, इसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं होगा। मेरी मम्मी कहा गई इससे पहले डैड मुझ पे ध्यान दे, निकल ले यहाँ से। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है तो उसके डैड उसे देख लेते हैं और वो कड़क आवाज में बोलते हैं, खबरदार इससे आगे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जब मालिनी जी यश की इतनी तेज आवाज सुनती हैं तो वो अपने सर पर एक हाथ मारते हुए बोलती हैं, ये लड़का फिर फंस गया, जाती हूँ उसके पास, ना जाने उसे इस बार कितनी मीटिंग अटेंड करने पड़ेगी। जैसे ही उनके साथ काम करती हुई आरती ने सुना, जो कि उनके घर में काम करती है, जो कि बहुत भरोसेमंद भी है, उसकी हंसी निकल जाती है। जैसे ही मालिनी ने उसकी हंसी सुनी वो उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम थोड़ा बातों से ज्यादा काम पर ध्यान लगा लिया करो। ये कहकर वो बाहर उन लोगों के पास आ जाती हैं। जब कल्याणी जी उनको किचन से आते हुए देखती है तो वो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, खुद से कहती हैं, लो आ गई अपने सुपुत्र को बचाने। तब मालिनी आते हुए कहती है, रो तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए, जल्दी जाओ फ्रेश होकर आओ। जो कि रो यश जी के सामने खड़ा होकर सजा का वेट कर रहा था। वो एकदम से अपनी कीट लेकर अपने रूम की तरफ भागता है। जैसे ही यश जी ये देखते हैं वो एकदम से मालिनी को घूर कर देखते हैं, लेकिन मालिनी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने यश जी को पूरा इग्नोर कर दिया। ये देखकर वो कुछ नहीं कह पाए और वो वहां से बाहर की तरफ चल देते हैं। तब कल्याणी जी मालिनी की तरफ देखते हुए कहती है, मालिनी सारा काम हो गया ना और वो लड्डू बनेगी नहीं। तब मालिनी जी उनकी पास बैठते हुए कहती है, हाँ माँ सब हो गया है, आखिर मेरा बेटा पूरा 2 साल बाद आ रहा है, वो भी कश्मीर बॉर्डर से। फिर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो उसकी ड्यूटी इसी शहर में हो गई इस बार, वरना उसके पास तो वक्त ही नहीं। ये बोलते हुए इनको आंखें नम हो जाती है। तब कल्याणी जी मालिनी जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तुझे तो अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए जो वो ये कर रहा है। हाँ माँ आप सही कह रही है, लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूं ना बस इसलिए। तभी वहां पर आरती आके उनके हाथ में फोन देते हुए कहती है, दीदी आपका फोन बज रहा है, दो मुझे। जब वो फोन देखती है तो यश जी का फोन होता है। वो फोन उठाते हुए कहती हैं, हाँ बोलिए, आप मेरे बिना रह नहीं पाए क्या जो इतनी जल्दी फोन कर लिया। ये सुनकर दूसरी तरफ यश जी बोलते हैं, हाँ वैसे याद तो आपकी आ ही रही थी, वैसे अयन का फोन आया था, वो शाम तक पहुंच जाएगा। तब मालिनी जी खुश होते हुए कहती है, क्या मेरा बच्चा शाम तक आ जाएगा। तब दूसरी तरफ से बात कर रहे यश जी कहते हैं, हाँ वैसे एक बात मालिनी जी, अब वो बच्चा नहीं रह गया, जब हम उसकी उम्र के थे तब तक वो आपका बच्चा हो चुका था। अरे जी हो गया अब आपका, चलिए अब फोन रखिए और हाँ जल्दी आ जाएगा। जो हुकुम रानी साहिबा। ये सुनते ही वो हंस ओपन माउथ स्माइल देती है, फिर वो फोन काट देती हैं। तब कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आपका लाडला शाम तक आ जाएगा। ये सुनते ही कल्याणी जी खुशी से उछल पड़ती हैं, क्या मेरा शेर आ रहा है, चल चल कर सारी तैयारियां देखते हैं। जी माँ कहते हुए उनके साथ चल देती है। जग्गा जासूस। अब तक, अरे जी हो गया अब आपका, चलिए अब फोन रखिए और हाँ जल्दी आ जाएगा। जो हुकुम रानी साहिबा। ये सुनते ही वो हंस ओपन माउथ स्माइल देती है, फिर वो फोन काट देती है। तब कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आपका लाडला शाम तक आ जाएगा। ये सुनते ही कल्याणी जी खुशी से उछल पड़ती हैं, क्या मेरा शेर आ रहा है, चल चल कर सारी तैयारियां देखते हैं। जी माँ कहते हुए उनके साथ चल देती है। अब आगे, आर्मी कैंप।
एक लड़का भागता हुआ एक रूम की तरफ जा रहा था। वो रास्ते पर न जाने कितने ही लोगों से टकराया था। हर कोई उसका बोल रहा था, भाई देख के भाग। लेकिन उस लड़के को तो डेसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। डेसे कि उसको किसी को बहुत जरूरी बात बतानी हो। तभी वो उस रूम के बाहर पहुंच गया जिसके गेट के ऊपर ट्रेनिंग रूम लिखा था। जैसे ही वो लड़का गेट खोलकर अंदर गया, अंदर एक लड़का नीचे आर्मी की पैंट पहने और ऊपर से एक ब्लैक टी शर्ट पहने बंदूक से उस रूम में जो जो चीज रखी थी उन पर निशाने लगाए जा रहा था। जैसे ही उसने गेट खुलने की आवाज सुनी वो उस और बिना देखे बोला, और जग्गा जासूस अब कौन सी खबर लाए हो। ये सुनकर जो लड़का अंदर भागता हुआ आया था वो एक चेयर पर बैठते हुए मुंह बनाते हुए स्मग बोला, पहली बात तो मैं जग्गा जासूस हूं, नहीं तो ये नाम बार बार मत बोला कर। तो जो लड़का शूटिंग कर रहा था उसने गन नीचे रखते हुए कहा, हाँ हाँ भाई तेज नहीं बोलूंगा अब, लेकिन तेरी हरकतें तो उसके ही जैसी है। ये सुनकर तेज ने उसकी तरफ घूरकर देखा तो वो लड़का अपना टॉवल नीचे रखते हुए जिससे वो अपने पसीने पोंछ रहा था थोड़ा सा हंस ओपन माउथ स्माइल कर, हाँ भाई समझ गया, ऐसे मत घुर, चल बता क्या बात है। तब तेज ने उसकी तरफ आंखें बड़ी करते हुए बोला, यार रोनित अगर तू ये सुनेगा ना तो तू खुशी के मारे उछल पड़ेगा। रोनित पानी की बोतल टेबल से उठाते हुए, ऐसा क्या है भाई। फिर तेज उसके कंधे पकड़ते हुए, रोनी अपना अयान आ रहा है, वो भी आज शाम उसकी फ्लाइट लैंड करेगी। ये सुनकर रोनित जो पानी पी रहा था उसका सारा पानी तेज के मुंह पर गिरता है, जो कि उसके कंधे पकड़ते हुए उसके सामने ही खड़ा था जिससे कि तेज सबसे गंदा वाला मुंह बना लेता है। रोनित हल्का सा खांसते हुए तेज की तरफ देखे, क्या अपना शेर आ रहा है। नहीं नहीं बब्बर शेर आ रहा है। हाँ रोनी अपना बब्बर शेर आ रहा, अपने शहर, वो भी आज शाम। फिर रोनित एकदम से खुश होके, वाह फ्लश यार अपना जिगरी यार आ रहा है। लेकिन तभी तेज की तरफ घुरकर देखते हुए, लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि वो 2 हफ्ते बाद आएगा। जैसे ही तेज ये सुनता है वो उसकी तरफ चीढ़कर, यार रोनी मुझे क्या पता, मुझे भी तो अभी हीरो से पता चला है। हाँ यार तेज तू सही कह रहा है, चल शाम को उसको लेने चलते हैं। कहीं बहुत दूर किसी दूसरे देश में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि दिखने में किसी खंड से कम नहीं लग रही थी, उसी के बेसमेंट के भी नीचे बहुत सारे कमरे थे जिसमें कुछ लोग बैठ के न जाने क्या काम रहे थे। वहाँ की जितनी भी चीज थी वो बहुत ही महंगी नजर आ रही थी। कोई भी बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट के नीचे इतना सब कुछ होगा। वहां पर सब कुछ बहुत अजीब भी था। खैर उन्हीं कमरों में एक कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा था जो कि बहुत डरा हुआ था। उसने डरते डरते कमरे का गेट ओपन किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था, अंदर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो आदमी डरते हुए एक चेयर के सामने जाके खड़ा हो गया। उस चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने सर से लेकर पांव तक पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। चेयर पर बैठे हुए आदमी की उम्र लगभग 32 से 35 के आसपास थी। उसके राइट हैंड पर एक बहुत बड़ा बिच्छू का टैटू बना हुआ था जो कि बहुत डरावना लगता था। वो आदमी सिगार के कस लेते हुए बोला, बोलो रंगा, उम्मीद है इस बार कुछ खबर लेके आए होगे। रंगा जो कि चेयर पर बैठे हुए आदमी का खास आदमी था, इसे इस आदमी का लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, वो इस वक्त पसीने से पूरा लथपथ हो रखा था। वो हकलाते हुए बोला, बॉस वो। चेयर पर बैठे हुए आदमी ने अपनी सिगार उसके मुंह पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोला, वो बोलते रहोगे, आगे भी कुछ बोलोगो। रंगा, बॉस वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आखिर किसने किया है ये सब। जैसे ही चेयर पर बैठे आदमी ये सुनता है वो उसकी तरफ गुस्से पाउटिंग एंग्री से देखता है, जिससे कि रंगा एकदम से, बॉस लेकिन वो एक लड़की है जो इन सब के पीछे है। जिससे बॉस एकदम से गुस्से से सामने पड़ी टेबल को उठाते हुए रंगा की तरफ फेंकते हुए, कमीने मुझे पता है वो एक लड़की है, लेकिन कौन है ये लड़की जो मुझसे पंगा ले रही है। तुम लोग अभी तक उसका पता भी लगा पा रहे हो। एक बार मुझे पता चल जाए वो कामिनी कौन है, वादा करता हूँ खुद से उसका वो हाल करूंगा जिससे कि वो दोबारा इस धरती पर दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। एंग्री रंगा जब टेबल को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वो एकदम से दूसरी साइड कूद जाता है, जिससे कि वो टेबल दीवार से जाके टकरा के टूट जाती है और उसके शीशे टूटकर बिखर जाते हैं। असल में वो टेबल शीशे की थी। जब रंगा ये देखता है तब वो खुद से कहता है, अच्छा हुआ मैं वहां से जल्दी ही है गया, नहीं तो ये शीशे मेरे शरीर रस्ट फेस में। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाता, नहीं रस्ट फेस। फिर उसके कान में उसके बॉस की आवाज आती जो कह रहा था, जल्दी निकल जाइए से, अगर अगली बार मेरे सामने आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आना वरना खुद की कब्र खुद खोद लेना। पाउटिंग पाउटिंग, जी जी बॉस। ये बोलकर रंगा वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। जैसे ही रंगा बाहर गया, बॉस अपनी चेयर पर बैठते हुए पीछे की अलमारी के ड्रॉर से एक सिगार निकलकर अपने मुंह में रखते हुए खुद से कहता है, आखिर है कौन तू जो तू मुझसे पंगा ले रही है। मेरे को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल तेरे बारे में मुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन सिर्फ एक लड़की होकर मेरा इतना नुकसान करवा दिया। बस एक बार मुझे तेरे बारे में पता चलने दे, फिर तुझे बताता हूँ आखिर तू उलझ किससे रही है। फिर वो बॉस पागलों की तरह अपने आप में ही हंसने लगता है। छोटी सी चुहिया, अब तक, जी बॉस। ये बोलकर रंगा वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। जैसे
हिरंगा बाहर गया। बॉस अपनी चेयर पर बैठते हुए पीछे की अलमारी के ड्रॉर से एक सिगार निकलकर अपने मुंह में रखते हुए खुद से कहता है, आखिर है कौन तू जो तू मुझसे पंगा ले रही है, मेरे को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल तेरे बारे में मुझे पता चल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ एक लड़की होकर मेरा इतना नुकसान करवा दिया। बस एक बार मुझे तेरे बारे में पता चलने दे, फिर तुझे बताता हूँ आखिर तू उलझ किससे रही है। फिर वो बॉस पागलों की तरह अपने आप में ही हंसने लगता है। अब आगे शाम 5 बजे वही मनाली में कल्याणी निवास में मालिनी जी फोन को हाथ में लेकर कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहती है, जो कब से अपनी जानी दुश्मन को इधर से उधर घूमते हुए देख रही थी। देखो ना माँ, ये आपका बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहे। कल्याणी जी मालिनी जी की तरफ देखते हुए बोलती है, कोई काम कर रहा होगा बेचारा, या कहीं फंस गया होगा। तब मालिनी जी मुंह बनाते हुए, हा बेचारा अनअम्यूज्ड। तभी डोरबेल बजती है तो मालिनी जी आवाज लगाते हुए, आरती ओ आरती देख दरवाजे पर कौन है। तब आरती किचन से आवाज लगाते हुए, दीदी आप देख लो, मैं आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मालिनी जी, हाँ सारे काम मैं ही करूँ तो इसको किस लिए काम पर रखा हुआ है। कल्याणी जी ये सुनकर हंसते हुए, जा जाकर देख कौन आया है, क्या पता इतनी देर में वापस भी चला गया हो। तब मालिनी जी गेट की तरफ जाते हुए बोलती है, हाँ माँ आप भी हंस लो। जब वो गेट खोलती हैं तब उनके सामने दो लड़के खड़े होते हैं। जब वो दो लड़के अपने सामने मालिनी जी को देखते हैं तब वो झुककर उनके पाँव छूते हैं। तो मालिनी जी कहती हैं, अरे बस बस जीते रहो, जल्दी से शादी करो और अपने बब्बर शेर की भी करवाओ। जब वो दोनों ये सुनते हैं वो दोनों खांसने लगते हैं। तो दोनों साथ कहते हैं, जरूर आंटी। जब कल्याणी जी को लगता है कोई वापस नहीं आया तो वो खुद गेट के पास आते हुए कहती है, मालिनी कौन है जो इतनी देर लग रही है। जब वो गेट के पास आके देखती है तो वो खुश होते हुए कहती है, अरे तेजू, तेज और रोनित तुम दोनों। जब तेज और रोनित कल्याणी जी को देखते हैं तो दोनों जल्दी से पहले पाँव छूते हैं, फिर दोनों एक साथ उनके गले लग जाते। तेज कल्याणी जी के गाल पर पप्पी देकर, अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, मैंने आपको बहुत याद किया। तो रोनित भी, हाँ दादी माँ मैंने भी आपको बहुत याद किया। हाँ जीते रही मेरे बच्चों और ऐसे ही खुश रहो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। कल्याणी जी ये बोलकर उनको अपने साथ लिविंग रूम में लेके आ जाती है। तो वो सब लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाते हैं। इतने में आरती पानी लेके आ जाती है। तब कल्याणी जी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, आज तुम दोनों को हमारी याद कैसे आ गई। तो रोनित कल्याणी जी से कहता है, दादी आपको तो पता ही हमारा काम, हमें तो खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता। तो तेज, हाँ ब्यूटी क्वीन, वैसे भी बब्बर शेर को लेने जाना है और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रो वो कहा है उसको नहीं चलना क्या। और संजू, वो भी नहीं दिखाई दे रही। तभी संजू एकदम से तेज के सामने आ जाती है। दे से वो इसी के इंतजार में हो कब तेज उसका जिक्र करे। दे से ही तेज के सामने संजू आती है। तेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही वो डरता। वो तो वैसे ही फेले हुए अपने सामने खड़ी उस छोटी सी चुहिया को देख रहा था। जब संजू देखती है कि तेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही वो डरा, जो संजू ने एक्सेप्ट किया वो नहीं हुआ, उसकी शकल एकदम रोने वाली हो गई। रोनित के पास जाते हुए रोने वाली आवाज में कहती है, रोनित भाई देख लो आप। जिससे कि सबको उम्मीद थी कि ये होगा तो सब थोड़ा हंस देते हैं। जिससे कि संजू मुंह फुलाते हुए रोनित के साइड में जाकर बैठ जाती है। तो तेज संजू के पास आकर उसके सर पर मारकर, क्यों बे छोटी सी चुहिया, तू भूल गई क्या हम सोल्जर है, हमारी दो नहीं चार आंखें होती है और तुझे तो सबसे पहले देख लिया था, तू सोफे के पीछे छुपी हुई है। जिससे कि संजू उसकी तरफ देखकर कहती है, कोई नहीं तेजू भाई, आज मेरे भैया आ रहे, सबकी शिकायत करूंगी। जैसे ही वो ये बोलती तेज एकदम से उछल के दूसरी साइड बैठ जाता है। जिससे कि एक बार फिर सबकी हंसी निकल गई। तो रोनित मालिनी जी की तरफ देखकर, वैसे रो कहा है अभी तक, हमें निकालना है, फ्लाइट लैंड होने वाली है। जिससे कि मालिनी जी अपने सर पर मारते हुए, ओ वो तो अभी तक सो रहा है, 1 मिनट उसको उठा के लाती हूँ मैं। तो मालिनी जी रोहन के कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वहां का माहौल देखकर वो हैरान हो जाती है। रोहन के बेड पर उसके सारे के सारे कपड़े पड़े हुए थे और रोहन उनके बीच। तो मालिनी जी रोहन के पास जाके, ये क्या हाल बना रखा है तूने, कपड़ों का निकालना नहीं है क्या, वहां तेरे भाई की फ्लाइट लैंड हो जाएगी और तू यही बैठा रही हो। तो रोहन उनकी तरफ रोने वाला मुंह बनाते हुए, मम्मा देखो ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। तो मालिनी जी उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, तुझे तेरे भाई को पिकअप करने जाना है, ना कि कोई लड़की देखने जो इतना सच संवर के जाएगा, जल्दी कर कुछ भी पहन ले। तेज रोनित भी आ गए हैं क्या। तेज भैया और रोनित भैया आ गए तो वो कोई भी एक जोड़ी पैंट शर्ट उठा के बाथरूम में भागता है। ये देखकर मालिनी जी वहां से निकलते हुए कहती है, न जाने क्या खाकर मैंने इसको पैदा किया था। फिर वो नीचे लिविंग रूम में आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर में रोहन भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। पहले वो आकर तेज और रोहन के गले मिलता है, फिर वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ताहिरी। अब आगे वही कहीं दूर, कहीं दूसरे देश के कोने में एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि सर्फ वाइट और ब्लैक कलर की थी। उसी बिल्डिंग के टॉप पर एक रूम में बहुत ही गंभीर माहौल था। उस रूम में भी ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। उसमें एक राउंड टेबल थी जिसमें कुल 7 लोग थे। जो एक हेड चेयर थी उस पर एक 50 से 55 साल का एक आदमी बैठा हुआ, जो कि इंडियन था, जो कि इस वक्त बहुत ही टेंशन में था।
उसी के साइड में एक आदमी उसी की एज का बैठा हुआ था जो कि इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन इस वक्त वो बहुत डरा हुआ था और आदमी की दूसरी साइड में एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच थी। वो भी इंडिया से नहीं था, वो भी बहुत डरा हुआ था। क्योंकि उन्हीं के सामने दो लड़की बैठी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिस लड़की की ब्लैक कलर की आइस आंखें थीं, उसको तो वो बहुत प्यार से देख रहा था। फिलहाल वो लड़की बहुत टेंशन में नजर आ रही थी। और उसी की साइड में एक लड़की बैठी थी जिसकी आइस सिल्वर कलर की थी, लेकिन उसकी दोनों आंखें खून के डे से लाल हो रखी थी। वो दो आदमी उसी को देखकर डर रहे थे। जिस्म ने फिलहाल इस टाइम पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी और उसी लड़की के पीछे वो दो लड़के खड़े थे, एक राइट में एक लेफ्ट में। राइट वाले ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और लेफ्ट वाले ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जो आदमी हेड चेयर पर बैठा था वो अपने माथे को सहलाते हुए उस सिल्वर कलर आंखों वाली लड़की को देखे जा रहे थे। तो उन्होंने अपने माथे को सहलाना बंद कर दिया और टेबल से एक पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पूरा पी गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिल्वर आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर बोले, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? इस वक्त तुम्हारा बाहर रहना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। ये सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन से उन्हें घूरती रही। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि उनकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपनी नामे गर्दन हिला दी। फिर वो दूसरी लड़की की तरफ देखकर बोले, जो कि ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लड़के से कुछ इशारों में बात कर रही थी, ताहिरी अब तुम ही इसको समझाओ कि इसका अंडरग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो लड़की देखती कि वो उसको कुछ बोल रहे हैं वो एकदम से हड़बड़ा जाती और कहती है, जी चीफ अभी समझाती हूँ। फिर वो सिल्वर आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर कहती है, मही तुझे ना। जैसे ही वो आगे बोलने वाली होती हैं, वो देखती कि वो लड़की उससे ही अपनी लाल आंखों से गुस्से पाउटिंग से घूर रही थी। जैसे कि आंखों से कह रही हो, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे समझाओ एंग्री। जिससे कि ताहिरी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए सामने बैठे आदमी की तरफ देखने लगती है और फिर उदास होकर अपना सर नीचे कर लेती है। ये देखकर वो लड़की सामने बैठे आदमी की तरफ घुरकर देखने लगती है। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक गन निकालकर सामने बैठे आदमी की ओर करते हुए टेबल पर रख दी। ये देखकर वो आदमी एकदम डर के पीछे हो गया, जिसका मतलब साफ था ये कि उनके लिए एक चेतावनी थी। अगर एक बार फिर उन्होंने उसे अंडरग्राउंड होने को बोला तो फिर गए समझो। ये देखकर वो आदमी अपने मन में बोला, क्या दिन आ गए हैं, मैं इसका सर हूं और ये मुझे ही डरा रही है। अब तो मैं इसे बोल भी नहीं सकता दोबारा, वरना ये मुझे यही मार डालेगी और ये ऐसा कर भी सकती है। फिर वो दोबारा अपने मन में बोले, आखिर क्या करूं जिससे ये बात मान जाए। आखिर कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो उसकी बात मान सके। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे कि वो खुद से बोले, अब मेरे पास सिर्फ एक ही तीर बचा है जो कि बिल्कुल निशाने पर लगेगा। फिर खुद की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, आखिर मैं हूं ही इतना इंटेलिजेंट। जो दो आदमी उसके आसपास बैठे थे वो उसको अजीब नजरों से घूर रहे थे, जिससे कि ये एहसास होते ही वो एकदम सीरियस हो जाते और वो सिल्वर कलर आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, देखो मही तुम अभी बहुत गुस्से में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कहीं छुप कर बैठ जाओ, लेकिन कुछ वक्त तक शांत रहो। वो लड़की वहां से गुस्से से उठकर जाने ही वाली थी कि इतने में वो आदमी बोलता है, अपने लिए न सही वासु के बारे में तो सोचो। जैसे ही उस लड़की ने ये नाम सुना वो एकदम शांत हो गई, जो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो वापस चेयर पर बैठ गई। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है तो वो उसको आगे कहते हैं, देखो हमें पता तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम्हें किसी को बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पीठ पीछे बहुत लोग एक साथ वार करेंगे और ये सही टाइम नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील होने का। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम हो कौन, अपने लिए न सही वासु के लिए। उसका इस दुनिया अगर कोई है तो वो तुम ही हो। अगर तुमको कुछ हो गया तो वासु का क्या होगा? और वैसे भी इस टाइम तुम फ्री तो बिल्कुल नहीं हो, तुम अपनी कंपनी पर ध्यान दे सकती हो। तभी जो उसके साइड में दो आदमी बैठे, एक जिसकी एज 35 से 40 के बीच थी, वैसे वे दोनों इंडिया के नहीं थे लेकिन उन दोनों को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। वो बोला, हाँ क्यों नहीं, हमारी लंदन वाली कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो कि जापान से है, इसको हैंडल कर लो। ये सुनकर उस लड़की के पीछे खड़ा ब्लैक यूनिफॉर्म वाला लड़का अपनी गन हाथ में लेकर उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है, जिससे कि वो आदमी एकदम से डर जाता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। तो वो लड़का डराने वाले अंदाज में कहता है, जोर्ज अपनी जबान को लगाम दो, हमारी बॉस को कोई ऑर्डर दे ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही उसकी इतनी औकात है। जैसे ही वो लड़की ये देखती कि वो लड़का अपने काबू से बाहर हो रहा है तो उसने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया, जिससे कि वो लड़का इशारा समझते ही अपनी गन को वापस अपनी पॉकेट में रख ली और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह खड़ा हो गया। उस लड़की ने अपनी एक बार आंखें बंद की और एक बार अपनी आंखें खोलकर कहा, ठीक है बताए कहाँ जाना है। सबने जैसे ही ये सुना सबने राहत की सांस ली।
हेड चेयर पर बैठा आदमी ने खुद से कहता है, फाइनली कुछ वक्त के लिए शांत रहेगी ये लड़की। तभी दूसरी लड़की यानी ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी की तरफ देखकर बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? तो वो आदमी खतरनाक स्माइल करते हुए कहता है, इंडिया और मनाली में। तभी सिल्वर कलर आंखों वाली लड़की अपनी चेयर पर से उठती है और टेबल पर से अपनी गन और अपना मास्क जो कि ब्लैक कलर का था वो उठाते हुए वहां से चल देती है। जैसे ही वो वहां से उठती है तो सब खड़े हो जाते हैं। तीनों आदमी भी और ब्लैक यूनिफॉर्म वाला लड़का भी और व्हाइट यूनिफॉर्म वाला लड़का भी और साथ ताहिरी उस लड़की के पीछे चल देते हैं। वो लड़की उस रूम में बनी एक दीवार के पास जाके एक बटन प्रेस करती है और उस पर कोई कोड लिखती है, जिससे कि वो दीवार वहां से हट जाती है और वहां से एक गैलरी दिखाई देती है। जैसे ही वो आगे चलने को होती है पीछे से वो आदमी बोलता है, मही अपना ध्यान रखना, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। उस लड़की ने कुछ नहीं बोला ना ही पीछे मुड़कर देखा। वो सीधे गैलरी से चलते हुए एक लिफ्ट के अंदर चली गई। उसको पीछे वो तीनों भी। ताहिरी ने ग्राउंड फ्लो का बटन दबा दिया, कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। सबके चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। तभी कुछ देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लो पर आकर रुक गई। जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से बाहर आई, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उस बिल्डिंग के आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल था। बिल्डिंग के कुछ दूर पर दो चॉपर खड़े थे, जिसके पास बहुत सारे ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में अलग अलग तरह की गन्स थी। वो लड़की एक चॉपर के पास जाकर रुक गई, जिससे एक बॉडीगार्ड ने जल्दी गेट ओपन किया। उस लड़की ने पीछे मुड़कर ताहिरी और ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म वाले लड़के से कहा, ताहिरी और वैभव तुम दोनों इंडिया के लिए निकलो और वैभव जो काम दिया है वो हो जाना चाहिए। वैभव अपना सर झुकाते हुए कहता है, जी बॉस, टाइम से हो जाएगा। फिर वो लड़की और व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने लड़का चॉपर में चढ़ गए। वैभव ने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर सारे बॉडीगार्ड चॉपर में चढ़ गए। फिर वो उड़ने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर ताहिरी ने वैभव से कहा, तुम्हें क्या लगता है अब आगे क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता सब कुछ उलझता जा रहा है? वैभव ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, पता नहीं क्या होगा। आई होप सब अच्छा हो। पता नहीं बॉस कब नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। क्या कोई है ऐसा जो बॉस को खुद के लिए जीना सिखा दे? ताहिरी ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता वो इस दुनिया में पैदा होना ही भूल गया हो। और फिर खुद ही हंसने लगी। लेकिन वैभव ने उसे घूर कर देखा, जिससे कि उसने अपनी हंसी रोक ली। फिर वैभव ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या पता कोई मनाली में ही इनका इंतजार कर रहा हो। ये रास्ता क्या पता बॉस को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। ये कह वो वहां से चला जाता है और ताहिरी भी कुछ सोचते हुए उसके पीछे चल देती। उसी बिल्डिंग में वो आदमी कांच के जरिए उस लड़की को जाते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। चिपकू गम। अब तक सब अच्छा हो, पता नहीं बॉस कब नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। क्या कोई है ऐसा जो बॉस को खुद के लिए जीना सीखा दे? ताहिरी ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता वो इस दुनिया में पैदा होना ही भूल गया हो। और फिर खुद ही हंसने लगी, लेकिन वैभव ने उसे घुर कर देखा, जिससे कि उसने अपनी हंसी रोक ली। फिर वैभव ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या पता कोई मनाली में ही इनका इंतजार कर रहा हो। ये रास्ता क्या पता बॉस को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। ये कह वो चल देता और ताहिरी भी कुछ सोचते हुए उसके पीछे चल देती। और उसी बिल्डिंग में वो आदमी कांच के जरिए उस लड़की को जाते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अब आगे मनाली में तेज, रोनित और रोहन एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी रोहन ने मुंह बनाते हुए उनसे कहा, यार ये भाई कहाँ रह गए? तभी रोनित उसकी बात पर कहता है, पता नहीं, टाइम तो हो गया है, फ्लाइट लैंड होने का न जाने कहा है। तभी तेज उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, वैसे यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोनित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों? अयन के आने की इतनी खुशी? फिर उसकी तरफ टेढ़े स्मर्क नजरों से देखकर कहता है, कहीं छुपकर उससे इश्क तो नहीं फरमा रहे? फिर हंसकर रोहन को हाई फाई देते हैं। ये सुनकर तेज एकदम से रोनित की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, साले इश्क, वो भी उस डेविल से, उससे इश्क फरमाने से अच्छा है कि मैं लोकल ट्रेन के नीचे आ जाऊं। फिर उसकी गर्दन को छोड़ते हुए आगे कहता है, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो चिपकू गम या नहीं है, वरना यहाँ पर मेरा प्यार करती रहती। तभी रोनित उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ ये बात तूने सही कही, यहाँ तानिया नहीं है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, गाइस मुझे याद किया। ये आवाज सुन के तेज बुरा सा मुंह बना के कहता है, क्या यार ये कहाँ से आ गई? उसकी बात पर रोनित उसकी तरफ देखकर कहता है, तुझसे कितनी बार कहा है, अपनी काली जबान से इसका नाम मत लिया कर, जब भी तू इसको याद करता है ये वही टपक जाती है। तो तेज उसकी तरफ देख के धीरे से कहता है, यार मैं क्या करूं? वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? इसको यहाँ किसने बुलाया? इसको कैसे पता चला कि आयान आ रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है? रोनित उसकी बात सुनकर सोचते हुए कहता है, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं। मैंने नहीं बताया, तूने नहीं बताया, फिर किसने बताया? ये सुनकर तेज भी सोचने लगता है। फिर दोनों कुछ सोचते हुए पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ सबकी निगाहों से रोहन की तरफ देखते हैं।
जो कि पहले से ही उनकी तरफ फिकी सी हंसी हंसते हुए अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे मोड़कर सीटी बजा रहा था, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं हो ना हो ये इसी का काम है। फिर दोनों उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे कि रोहन बहुत डर जाता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। इन दोनों का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था और गुस्से में बहुत डरावने लगते थे, क्योंकि आखिर थे तो वो सोल्जर्स ही ना। जब वो लड़की देखती है कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो उनके पास आ जाती। जब वो लोग अपने सामने देखते हैं, तो अपने सामने खड़ी तानिया को देखने लगते हैं, जिसने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप और साथ में ऊपर एक रेड कलर की जैकेट और पैरों में हाई हिल्स और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप और होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और हाथ में एक छोटा सा बैग। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसमें इसी बात का बहुत घमंड था। ये तानिया बजाज है। इसने आयान को 4 साल पहले देखा था, तभी से उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन इसकी कभी उसके सामने बात ही नहीं हुई। लेकिन 4 साल पहले गलती से हो गई थी ये। तब से उसके दोस्तों और उसकी फैमिली के आसपास रहने की कोशिश करती है और उसको पाने के ख्वाब देखती रहती है। वो उनके पास रोहन की तरफ देखकर कहती है, हाय रो। फिर दोनों तेज और रोनित की तरफ देखकर बोलती हैं, हाय मेजर कैसे हो? आज तो तुम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो, कभी तुम दिखते भी नहीं। तेज तो उसे नकली हंसी हंसते हुए स्माइल कर देता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। और रोनित और वो तो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने खड़ा था, तो वो उससे बस इतना कहता है, हम काम धाम वाले हैं और वो भी सोल्स है, अपने बाप के पैसे नहीं उड़ाते, ड्यूटी पर रहते हैं हम, नलायकों की तरह इधर से उधर नहीं घूमते, अपने देश की सेवा करते हैं। ये सब सुनकर तानिया का मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अभी इनके सामने कुछ बोलना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिर तेज रोहन के पास जाकर धीरे से बोलता है, रो, इसको यहाँ क्यों बुलाया? तुझे पता है ना बब्बर शेर को लड़कियों से कितनी एलर्जी है, और खासकर चिपकू लड़कियों से तो। रोहन कहता है, हाँ भैया, लेकिन मैं क्या करता है, मैं तो अपने दोस्तों को बता रहा था और उसने पीछे से सुन लिया। अब क्या कर सकता था इसमें? और वैसे भी भैया, इसकी अभी अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है, क्योंकि भैया को तो ये तक नहीं पता होगा कि नाम भी क्या है इसका। ये बोल तेज और रोहन दोनों एक साथ हंस दिए। तभी रोहन की नज़र सामने से आते हुए एक शख्स पर पड़ती, जिससे देखते हुए वो जोर से चिल्लाता है, फाइनली आ गए भैया। जब वो तीनों भी सामने देखते हैं तो सामने से एक शख्स आ रहा था, जिसकी हाइट 6.4 कुछ थी और उसने इस टाइम व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट, जिससे व्हाइट शर्ट की वजह से उसकी बॉडी का शेप दिख रहा था, और एक हाथ में चमक चमकाती हुई वॉच और बाल एकदम सेट करे हुए और चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी और फीचर्स चेहरे के एकदम शेप में किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। हर कोई उसको मुड़ के देखे जा रहे थे, और लड़कियों का तो क्या ही कहना, हर कोई वहां खड़ी होकर उसको देखकर आहें भर रही थी और कोई उसके पास जाकर बात करना चाहती थी। डॉट डॉट लेकिन उसके पास से निकल रहा डरावना ऑरा निकल रहा था और उसका चेहरा एकदम सख्त था। तो ये भाई हमारे हीरो आयान सिंघानिया, जो कि इंडियन आर्मी में है और मेजर है। ये इनका मिजाज बहुत सख्त है। ये ज्यादातर किसी से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं और इनके बस कुछ ही दोस्त हैं। वैसे तो ये अपनी दादी माँ के लाडले हैं और इनकी माँ तो इनकी जान है। इनकी अपने डैड से कुछ खास नहीं बनती, अपने छोटे भाई और छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़कियों से खासकर दूर रहते हैं, बस अपनी बहन को छोड़कर, और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। ये वैसे कुछ मिस्टीरियस भी है, वो क्या है वो आगे पता चलेगा। एक हाथ में अपना लगेज पकड़े रोहन की तरफ ही आ रहा था, जिससे कि सबसे पहले रोहन अपने भाई के पास जाके एकदम बंदर की तरह कूदकर उसके गले लग गया। रोहन अपनी नम आंखों से बोला, भाई मैंने आपको बहुत याद किया, आई मिस यू भाई, कैसे हो आप? तो आयान उसे वापस गले लगाते हुए, आई मिस यू टू छोटे, मैं ठीक हूँ और तू रोना बंद कर। आयान की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसके ब्लैक गॉगल्स की वजह से किसी को उसकी नम आंखें नहीं दिखी। तभी पीछे से तेज की आवाज आती है, भाई हम लोग भी है लाइन में, अगर भरत राम का मिलाप हो गया तो हमारा भी नंबर आने दो। जिससे कि रो आयान से अलग हो जाता है और तेज तेजी से आयान की तरफ भागता है और वो भी उसके गले लग जाता है। उससे कहता है, कैसा है अपना बब्बर शेर? फिर आयान कहता है, मुझे नहीं पता था। मेजर तेज रोते भी है, जिससे कि तेज एक मुक्का मारते हुए कहता है, अरे रोए मेरे दुश्मन, और ये तो खुशी का पानी निकल रहा है आंखों से। फिर रोनित भी आके उसके गले लगता है। आयान तीनों को देखते हुए कहता है, अब चलना भी या यहीं रहना है? तो रोनित उसका लगेज ले लेता है और सब आगे चल देते हैं। तानिया, जो अब तक उसकी पर्सनालिटी को देखकर सदमे में थी, उनको जाते हुए देखकर वो अपने होश में आती है और वो भागते हुए आयान के सामने खड़ी हो जाती है। जब आयान अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसकी आंखें कठोर हो जाती है। तानिया जब उसके गले लगने वाली होती है, जिससे आयान भाप लेता है कि सामने वाली लड़की उसको गले लगाने वाली है, वो एकदम से साइड हो जाता है, जिससे कि तानिया गिरते गिरते बचती है। ये देखकर तेज और रोहन की हंसी निकल जाती है। तानिया कंफ्यूज होकर आयान को देखती है, तो आयान उससे कहता है, हु आर यू? ये सुनना ही बाकी था कि तेज और रोहन ठकाका लगाकर हंसने लगते हैं।
लेकिन जब आयान की नज़रों को खुद पर महसूस करते हैं वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तब तानिया उससे कहती है, आयान। मैं तानिया याद आया। जिससे कि आयान एक बार घूरकर उसको देखता है और फिर बोलता है, नहीं। तो तानिया का मुंह बन जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ मैं तानिया। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आयान आगे निकल जाता है। जिससे कि वो तीनों भी उसके पीछे निकल जाते हैं। जिससे कि तानिया को अपनी इंसल्ट महसूस होती है और वो गुस्से से वहां से निकल जाती है। मेजा आयान सिंघानिया। अब तक हुआयू ये सुनना ही बाकी था कि तेज और रोहन ठकाका लगाकर हंसने लगते हैं, लेकिन जब आयान की नज़रों को खुद पर महसूस करते हैं वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तब तानिया उससे कहती है, आयान। मैं तानिया याद आया। जिससे कि आयान एक बार घुरकर उसको देखता है और फिर बोलता है, नहीं। तो तानिया का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ मैं तानिया। आगे कुछ कहती आयान आगे निकल जाता है, जिससे कि वो तीनों भी निकल जाते हैं। जिससे कि तानिया को अपनी इंसल्ट महसूस होती है और वो गुस्से से वहां से निकल जाती है। अब आगे कल्याणी निवास में जैसे ही सबने गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, सब मेन गेट के पास आ जाते हैं। फिर मालिनी जी आवाज लगाते हुए, अरे ओ आरती कहाँ रह गई, जल्दी से आरती की थाली लेके आ। जैसे ही वो आरती की थाली लेके बाहर आती है, वैसे ही मालिनी जी आरती की थल लेके गेट की तरफ चल देती है। जैसे ही आयान अंदर आने को होता है, मालिनी जी उसको वही रोक लेती है। जब आयान मालिनी जी को देखता है तो उसकी आंखों में नमी उतर आती है। मालिनी जी की भी आंखों में आंसू थे, जो कि कब के बह निकले थे। जब आयान मालिनी जी के साइड में देखता है तो वहां पर कल्याणी जी होती है, जो कब से अपने पोते को देखे जा रही थी, और उनके पीछे उसकी बहन और उसके साइड में आरती खड़ी थी, और सबसे पीछे यश सिंघानिया, जिनका चेहरा कठोर था। फिर कल्याणी जी मालिनी जी की तरफ देख के बोलती है, अरे अब आरती भी उतार ना, देख कब का मेरा पोता बाहर खड़ा है। जिससे कि आयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर मालिनी जी आयना की आरती करती है। उसके बाद बोलती है, आजा बेटा अंदर। आयान सबसे पहले अंदर आते ही मालिनी जी के पैर छूता है और फिर उनके गले लग जाता है। मालिनी जी नम आंखों से कहती है, जीता रह, हमेशा खुश रह तू। तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आती ना, जो इतनी देर लगा दी आने में। तब पीछे से आवाज आती है, आया भी अपनी ड्यूटी के लिए है, वरना किसी को क्या पता कि किसी का एक परिवार भी है। ये यश जी की आवाज थी, जो कि सोफे पर बैठे हुए फोन में देखते हुए बोल रहे थे। लेकिन आयान कुछ नहीं बोला, जैसे कि उसे पता हो उसे सुनने को मिलने वाला है। तभी एक आवाज आती है, अगर किसी को अपने परिवार की याद नहीं आती ना, तो उसको ड्यूटी के जरिए रहने की जगह भी मिलती है, जिससे कि वो वहां पे आराम से भी रह सकता है। और मेरा पोता कितनी मेहनत करता है। ये आवाज कल्याणी जी की थी, जो कि अपने पोते के पास जाते हुए कहती है। इनका जवाब सुनकर वहां पर हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आयान फिर अपनी दादी माँ के पैर छूता है और उनके गले लगते हुए बोला है, कैसी है आप दादी। फिर कल्याणी जी आयान के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, जैसा तू छोड़ के गया था एकदम तंदुरुस्त हूं मैं। तेरी माँ के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। फिर संजू की आवाज आती है, भाई आप तो मुझे भूल ही गए। जिससे कि आयान दादी से अलग होकर संजू के पास जाता है, जो कि मुंह फुलाए खड़ी थी। उसके पास जाके उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, कैसी है छोटी, आज ही तेरा भाई आया है और आज ही नाराज हो गई। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहता है, अच्छा कोई तो नाराज है मुझसे फिर, जो मैं अपनी छोटी के लिए गिफ्ट लाया था। फिर रोहन की तरफ देखकर कहता है, रोबो तू रख लेना। ये सुनना बाकी ही था। संजू एकदम से उसके गले लग जाती है और कहती है, क्या भाई आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। आयान उदासी का नाटक करते हुए कहता है, क्या फायदा, तू तो मुझसे नाराज है, तो वो गिफ्ट रोहन की रख लेगा। ये सुनकर संजू रोनी वाली सूरत बनाकर कहती है, नहीं भैया, मेरा गिफ्ट मुझे ही मिलेगा, आप उस बंदर को नहीं दोगे और मैं आपसे नाराज नहीं हूं। ये सुनकर आयान उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, पता है मेरी छोटी मुझसे नाराज नहीं हो सकती, और पढ़ाई करती हैं तू, और तुझे कोई परेशान तो नहीं करता ना। ये सब सुनकर संजू आयान की तरफ देख के कहती है, अरे बस बस भैया, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, और परेशान करने की बात तो किसी के में इतनी हिम्मत नहीं जो मेजर अयन सिंघानिया की बहन को परेशान कर सके, और आप नहीं थे तो यहाँ पर मेरे तीन तीन भाई और थे जो कि मुझे प्रोटेक्ट करते थे। ये सुनकर और वहां पर सभी हंस देते हैं। संजू आयान के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती हैं, वैसे भैया अब तो आप और भी ज्यादा हैंडसम हो गए। क्या बात है, लगता है हमारी भाभी मिल गई। आयान उसके सर पर एक चपत लगा देता है। तेज कहता है, अरे यार हम भी यहाँ पर हैं, कोई हम पर भी ध्यान दो। तेज की बात सुनकर मालिनी जी कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, बैठो तुम सब, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती है, और आयान जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे। फिर मालिनी जी किचन में चली जाती है। कल्याणी जी आयान को यश जी तरफ देखकर इशारा करती है, जो कि अपने मोबाइल में लगे हुए थे। जिसका इशारा समझकर आयान उनकी ओर चल देता है और उनके पास जाके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उनके पैर छूता है, और इसी के साथ यश जी आंखें बरसने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं और फिर अपना एक हाथ आयान से सर के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि आयान की आंखें बंद हो जाती।
फिर यश जी आयान का कंधा थपथपा कर अपने कमरे की ओर चल देते हैं और आयान उधर देखता रह जाता है जहां से यश जी गए थे। मालिनी जी किचन से आते हुए आयान को अभी तक वहां पर देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक गए नहीं फ्रेश होने? आयान, जी माँ, कहते हुए अपने कमरे की ओर चल देता है। मालिनी जी तेज और रोनित की तरफ देखकर कहती है, चलो बेटा तुम भी कुछ खा लो। रोनित उनका जवाब देते हुए कहता है, आंटी हम आयान के कमरे में खा लेंगे और उससे कुछ बातें भी करनी है, फिर हमें अपनी ड्यूटी पर भी निकालना है। मालिनी जी उसकी इस बात पर कहती है, हाँ ये भी सही है, जाओ तुम दोनों उसके कमरे में, मैं खाना वही भिजवा दूंगी तुम तीनों का। जिससे कि तेज और रोनित आयान के कमरे की तरफ चलते, जो कि ऊपर था। जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो उसके बेड पर बैठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि आयान बाथरूम में गया हुआ है। तो तेज उसके बेड पर पसर कर लेट जाता है। तो रोनित उसके पेट पर एक मुक्का मारते हुए कहता, ओए कुंभकर्ण की औलाद, उठ, यहाँ सोने नहीं आया है, उठ आयान का सामान अरेंज करते हैं। तेज मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार खुद कर ले, मैं नहीं कर रहा। फिर वो पेट के बल लेट गया, जिससे कि रोनित एक लात उसको मारता है, जिससे कि तेज बेड के दूसरी साइड जाके गिरता है। तेज दर्द का नाटक करते हुए जोर जोर से बोलते हुए कहता है, हाय तोड़ दी मेरी कमर, अब तो मैं चलने के लायक भी नहीं रहा, हाय मार डाला रे। रोनित उसको एक मुक्का दिखाते हुए कहता है, ओए बंद कर अपनी नौटंकी, मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही तेज और जोर जोर से बोलते हुए, जिससे कि आयान को उसकी आवाज सुनाई दे जाए, एक तो मुझे इतनी जोर से लात मारी और ऊपर से मुझे बेड से गिरा भी दिया और मेरे दर्द को अपना दर्द समझने के बजाय मुझे नौटंकी कह रहा है। ये सुनकर रोनित उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो उसी टाइम बाथरूम से आयान बाहर निकलता है। वो बाहर निकलते हुए कहता है, तुम दोनों को यहाँ भी चैन नहीं है क्या? वो आके बेड पर बैठ जाता है। फिर तेज जमीन पर से उठते हुए आयान के पास आके चिपकते हुए कहता है, मेरे शेर देखना, इसने मेरी, फिर अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए कमर तोड़ दी। फिर झूठ मूठ का रोते हुए उसके गले लग जाता है। तभी गेट नॉक होता है, जिससे कि सब गेट की तरफ देखते हैं। रोनित जाके गेट खोलता है तो सामने संजू होती है उन सब का खाना लेके, जिससे कि रोनित पूरा गेट खोल देता है। संजू अंदर आके एक टेबल पर खाना रखते हुए कहती है, लीजिए भैया खा लीजिए। आयान संजू की ओर देखते हुए कहता है, तूने तकलीफ क्योंकि हम नीचे आ जाते। संजू कहती है, भैया मम्मी ने बोला है आप अपने दोस्तों के साथ यही खा लो और बातें करो, मैं थोड़ी देर में अपने गिफ्ट लेने आऊंगी भैया आपसे। आयान उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, हाजा ले लियो। फिर संजू कमरे से चली जाती है। तेज खाने का नाम सुनते ही बर्तन पे से ढक्कन हटा देता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है, जिससे कि रोनित अपना सर ना में हिला देता है। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद तीनों आराम से बैठ जाते हैं और आयान अपना सर रोनित की गोदी में रखकर लेट जाता है, जिससे कि रोनित कहता है, क्या बात है आयान, सब ठीक तो है? आयान वैसे ही अपनी आंख बंद रखते हुए कहता है, नहीं रोनी सब ठीक है, बस ड्यूटी के बारे में सोच रहा था। तभी तेज आयान की तरफ देख के कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बब्बर शेर को कश्मीर में लड़की पसंद आ गई? लगता है रोनी अपनी भाभी मिल गई। रोनित भी उसकी बात पर खुश होते हुए कहता है, क्या यार सच्ची? वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आयान की आवाज आती है। बैठते हुए कहता है, ऐसी लड़की कोई मिली ही नहीं अभी तक जो मेरे टक्कर की हो। तेज उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, लगता है फिर तो तू कुंवारा ही रहेगा। रोनित कहता है, वो सब छोड़, बता कब ज्वाइन कर रहा है? आयान उसकी तरफ देखकर कहता है, 4 दिन बाद। रोनित उसकी बात पर कहता है, चल ठीक, फिर 4 दिन तक अपनी फैमिली को टाइम दे, हम चलते हैं, वैसे भी हमारी ड्यूटी है, ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ घंटों के लिए काम बोलकर निकल गए। फिर तेज की तरफ देखकर कहता है, चलो ए बेस पर। तेज आयान से चिपकते हुए कहता है, यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तेज को अचानक से ठंड का एहसास हो गया, जिससे कि वो एकदम आयान की तरफ देखता है तो पाता है कि आयान उसको गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा है। ये देखते ही तेज बेड से कूद के नीचे कूद जाता है और कहता है, भाई जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसे मत घूर। फिर वो कमरे से भाग जाता है। रोनित आयान की तरफ देख के, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आयान से गले लगकर कहता है, चल जाता हूँ, तेरा इंतजार रहेगा। फिर वो भी कमरे से चला जाता है। तभी तेज भागते हुए वापस आता है और आयान के गले लग जाता है। आयान भी उसे हक कर लेता है। तेज कहता है, बाय हमारे बब्बर शेर। फिर वो भाग जाता है, जिससे कि आयान की हंसी छूट जाती है। दूर उड़ा दिया था और उसी बाइक ने उन दोनों को टक्कर मार के दूर उड़ा दिया था और उस बाइक के एक शख्स बैठा हुआ था जो कि पूरे ब्लैक कपड़ों में था और चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ था, जिससे कि चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके दोनों हाथों पर भी ग्लव्स पहन रखे थे। वो दोनों लड़के बाइक की टक्कर की वजह से दूर जाके गिरे थे, जिससे कि दोनों अपनी कमर पकड़ते हुए वापस उन्हीं के पास आ रहा थे। वो शख्स अभी भी बाइक पर था और उसकी नज़र संजू की तरफ थी।
खूबसूरत चीज। अब तक उसी बाइक ने उन दोनों को टक्कर मार के दूर उड़ा दिया था और उस बाइक के एक शख्स बैठा हुआ था जो कि पूरे ब्लैक कपड़ों में था और चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ था जिससे कि चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके दोनों हाथों पर भी ग्लव्स पहन रखे थे। वो दोनों लड़के बाइक की टक्कर की वजह से दूर जाके गिरे थे जिससे कि दोनों अपनी कमर पकड़ते हुए वापस उन्हीं के पास आ रहा थे। वो शख्स अभी भी बाइक पर था और उसकी नज़र संजू की तरफ थी। अब आगे, वो शख्स अभी भी बाइक पर था और उसकी नज़र संजू की तरफ थी। तभी वही पास खड़ा एक लड़का अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल के बाइक वाले की तरफ आते हुए, क्यों बे ज्यादा हीरोगिरी चढ़ रही है तेरे को। तभी संजू इस शख्स की तरफ देखकर बोली, प्लीज मुझे बचा लो। वो वैसे ही डरकर कांप रही थी। तभी बाइक वाला शख्स अपनी बाइक से उतरा और उसने अपना हेलमेट निकाल के बाइक के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसने अपना हेलमेट निकाला उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा गए। वो सब देखकर शौक में थे कि वो एक लड़की थी। वहीं चारों की तो वापस से उसको देखकर उनकी हवस और बढ़ गई थी। वो इस वक्त लग ही इतनी खूबसूरत लग रही थी लेकिन किसी ने भी उस लड़की की आंखों पर ध्यान नहीं दिया जो इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो सीधा संजू के पास गई और उसके पास बैठ गई। संजू बहुत ज्यादा रोए ही जा रही थी। वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उस लड़की ने इस टाइम एक ब्लैक लॉन्ग कोट पहन रखा था, वो उसके अंदर हाई नेक का ब्लैक टॉप। उस लड़की ने तुरंत अपना कोट उतारा और संजू को उठा के उसको पहना दिया और उसको अपने से गले लगा लिया। संजू ने बस रोते हुए इतना कहा, प्लीज मुझे बचा लो। तभी उनमें से एक लड़का बोला, भाई लगता है आज की रात दो खूबसूरत चीज के साथ गुजरेगी लेकिन सबसे पहले इसके मजे मैं लूंगा। ये सुनते ही संजू ने कसकर उस लड़की को पकड़ लिया और वो उस लड़की की तरफ जाने लगा और जैसे ही उसको हाथ लगाने वाला था उस लड़की ने उसकी तरफ बिना देखे अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर बहुत बुरी तरह से मोड़ दिया जिससे कि चटकने की एक बहुत तेज आवाज आई। जिससे कि साफ पता चल रहा था कि उस लड़के के हाथ की हड्डी टूट चुकी है और वो अपना हाथ लेकर वहीं बैठ गया और चिल्लाने लग गया क्योंकि उसे बेतहाशा दर्द होने लग गया। जब संजू ने उसकी इतनी तेज चीख सुनी अपना सर उस लड़की की गर्दन से निकालकर उस लड़के की तरफ देखा। अभी तो बस ये हुआ था तभी उस लड़की ने संजू की तरफ देखकर उस लड़के के पेट में इतनी जोर की लात मारी कि वो घसीटता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। ये देखकर वहां पर सब हैरान हो गए। एक पल के लिए तो संजू भी भूल कर उस लड़की की तरफ देखने लग गई कि इतनी ताकत आई कहाँ से। तभी उस लड़की ने संजू को पकड़कर पास ही पड़े पत्थर पर बिठा दिया और अपनी पॉकेट से एक मोबाइल निकालकर किसी को एक मैसेज भेज दिया और फोन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। और संजू का चेहरा अपने हाथ में पकड़कर ठंडी आवाज में, यही बैठी रहना ठीक है, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ये सुनकर संजू ने अपनी भरी हुई आंखों से अपना सर हिला दिया और वो कोट उसने अच्छे से अपने पर लपेट लिया। उनमें से एक लड़का उस लड़की की तरफ देखकर गुस्से से, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा कमीनी, तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये सब सुनकर उस लड़की की आंखों में खून उतर आया हो और वो अपनी पीछे से गन निकालने ही वाली थी कि उन सबको एक ही बारी में ठोक सके लेकिन उसकी नज़र संजू पर पड़ी जो पहले से ही कांप रही थी। ये सोचकर उसने अपनी गन नहीं निकाली कि ये लड़की गन देखकर और न डर जाए। ये सोचकर उसने रहने दिया कि एक लड़का उसकी तरफ आन के हाथ उठाने ही वाला था कि उस लड़की ने पहले ही अपनी एक लात उठा के उसके मुंह पर मार दी और वो इतनी जोर की थी कि उसका पूरा जबड़ा हिल गया और कुछ दांत भी टूट गए और वही जमीन पर गिर गया। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकी, उसकी गर्दन पकड़कर उठा के उसको अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की की आंखों में झांका वो थर थर कांपने लगा। यहाँ तक कि उसने तो अपनी पैंट तक गीली कर दी थी क्योंकि उस लड़की की आंखें इस वक्त इतनी लाल थी कि जैसे कि अभी ही उसकी आंखों में से खून बहने लगेगा और लड़की के माथे पर इतनी सिलवटें थी जिससे कि पता लग रहा था कि वो कितने गुस्से में थी। उस लड़की ने अपने हाथों की मुट्ठी बना के उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बिना रुके मारती जा रही थी। उसने कुछ ही सेकंड में 1000 तक तो उसके चेहरे पर मुक्के मार ही दिए होंगे। उसके मुक्कों को मारने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उस लड़के का पूरा चेहरा खराब हो गया था। उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था और उसकी नाक को डे से रही ही नहीं। ये देखकर वो दोनों लड़के भी वही खड़े थर थर कांपने लगे थे। वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। उस लड़की ने उसके चेहरे पर मारना बंद कर दिया था और जमीन पर छोड़ दिया। उसका चेहरा किसी से देखा नहीं जा सकता था। उसने ऐसे मारा था कि उसके गाल का मांस भी लटक रहा था। उसको देखकर किसी को भी उल्टियां आने लगे। उस लड़की ने अपनी लाल आंखों से उन दोनों की तरफ देखा जैसे उनकी तो सांसें ही रुक गई हो। उस लड़की ने उन दोनों को भी मारकर अधमरा कर दिया था और उन सबको मारने के बाद वो लड़की संजू की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बैग, एक चश्मा और एक फोन पड़ा मिला जिसको देखते ही वो समझ गई ये चीजें उस लड़की की ही है। वो संजू के पास गई और उसके पास बैठ गई। उसने देखा कि संजू भी उसको देखकर डर रही है और वो अभी भी कांप रही है क्योंकि उसकी आंखें अभी भी बहुत बुरी तरह से लाल थी और उनको मार खाते देखकर वो भी डर गई थी। ये देखकर वो लड़की ने आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस भरी और नीचे बैठकर संजू को अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगी जिससे कि संजू को भी एक पल के लिए ठीक लगने लगा। लेकिन तभी संजू ने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया और बहुत तेज तेज रोने लगी और रोते हुए बोली, थैंक्स दी, आपने मुझे बचा लिया, आप नहीं होते तो मेरे साथ ये लोग। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी तो उस लड़की ने शांत आवाज में कहा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, और उससे अलग हो गई। और उस लड़की ने संजू के बैग को खोला जिसमें कि पानी की बोतल थी। वो निकाल के संजू को पिलाने लगी। संजू भी पानी पीने लगी, उसको इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी संजू उसकी तरफ देख के, संजना, आप मुझे संजू कह सकती है।
अब तक संजू थोड़ी संभल चुकी थी। अब उस लड़की ने कुछ नहीं पूछा और उसी के साइड में बैठ गई। कुछ मिनटों में वहां पर एक स्कूटी और एक पुलिस जीप आकर रुकी और उसमें से कुछ पुलिस वाले आए और स्कूटी पर एक लड़की बैठी थी और उस पहली वाली लड़की की तरफ आ गई। उसने आते ही पूछा, सब ठीक तो है? वो लड़की उठ खड़ी हुई और उसने बस इतना कहा, इसको इसके घर तक छोड़ के आओ, और वो लड़की वहां से जाने लगी। तभी संजू ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने पहले पहले अपने हाथ को देखा और फिर संजू को, जो कि आई हुई लड़की को और उन पुलिस वालों को डर की नजरों से देख रही थी। उसने संजू का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोली, देखो ये कुछ नहीं करेंगे, और जो ये है ना, दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके, ये मेरी दोस्त है, ये आपको घर तक छोड़ देगी, और जो ये है, फिर पुलिस वालों की तरफ देखकर इशारा किया, जो बुरे लड़के थे न, जिनको मैंने मारा, ये पुलिस वाले इनको अपने साथ ले जाएगी ताकि ये कभी भी तुमको कभी परेशान ना कर सके, ठीक है? ये सुनकर संजू ने अपने आप को संभालने लगी और बोली, लेकिन आप मुझे छोड़ दो घर। ये सुनकर वो लड़की बोली, मुझे ना अभी एक बहुत जरूरी काम से जाना है, किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है, इसलिए मेरा अभी जाना जरूरी है। ये भी तुमको सही सलामत घर छोड़ देगी, ठीक है? मुझ पर भरोसा है ना? ये सुनकर संजू ने हाँ में सर हिला दिया, ठीक है, अब जाओ, अपना ख्याल रखना। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ मैं तुमको सही सलामत घर छोड़ दूंगी, उसको जाने दो, उसको काम है। संजू ने एक बार उस लड़की को गले लगा लिया। उस लड़की ने बस संजू के सर पर अपना एक हाथ फेर दिया और संजू ने अपना बैग लिया और फोन लेके दूसरी वाली लड़की के साथ स्कूटी पर उसके साथ चली गई और पुलिस वाले उन चारों लड़कों को जीप में डालकर वहां से चले गए। जैसे ही वो सब वहां से गए, वो लड़की अपनी बाइक की तरफ गई और अपने हाथ की तरफ देखा, जिन पर खून ही खून निकल रहा था। ज्यादातर किसी का ध्यान उसके हाथ पर नहीं गया, क्योंकि अब सूरज ढल चुका है और रात हो गई थी। वो लड़की कुछ देर पहले की बात सोचने लगी। जब वो यहाँ से जा रही थी कुछ देर पहले, जब वो लड़के संजू को परेशान कर रहे थे, वो लड़की दूसरी साइड के रोड पर बहुत तेज से अपनी बाइक भगाए जा रही थी, जैसे कि उसको कहीं जल्दी पहुंचना हो। उसकी बाइक की स्पीड पूरी हाई थी। तभी वो एक रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, बचाओ। आगे चलकर उसने अपनी बाइक एक झटके में रोकी, जिससे कि पीछे का टायर ऊपर की तरफ उठ गया। उसने अपनी बाइक मोड़ी और आसपास देखकर चलाने लगी। तभी उसे दूर से दिखा कि दो लड़के आसपास खड़े थे और दो बैठे थे। तभी उसने ध्यान दिया कि उनकी बीच एक लड़की भी थी, जो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये समझते ही उसको देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। अपनी बाइक स्पीड में उनकी तरफ ले गई और दो लड़कों को उड़ा दिया। ये सब सोचते हुए उसने अपना हेलमेट लगाया और बाइक स्टार्ट कर फुल स्पीड में वहां से निकल गई। नाम तो सुना होगा, अब तक दो बैठे थे। तभी उसने ध्यान दिया कि उनकी बीच एक लड़की भी थी, जो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये समझते ही उसको देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। अपनी बाइक स्पीड में उनकी तरफ ले गई और दो लड़कों को उड़ा दिया। ये सब सोचते हुए उसने अपना हेलमेट लगाया और बाइक स्टार्ट कर फुल स्पीड में वहां से निकल गई। अब आगे वो लड़की संजू को लेकर उसके घर के पास आ गई थी। संजू ने उसे पीछे से बहुत जोर के पकड़ रखा था। उस लड़की ने संजू से पहले ही उसका एड्रेस पूछ लिया था। तभी उस लड़की ने अपनी स्कूटी एक घर के पास रोकी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। उसने देखा उस पे कल्याणी निवास लिखा हुआ था और उसने देखा उस घर के बाहर एक आदमी और एक लड़का इधर उधर हाथ में फोन लेके घूमे जा रहे थे। जैसे उस आदमी ने अपने घर के सामने एक स्कूटी पार्क होते हुए देखी और उस पर उन्होंने संजू को देखा, वो उसकी तरफ भागते हुए गए। जब रोहन अपने पापा को कहीं भागते हुए देखा तो वो भी उनकी तरफ भागते हुए गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की और संजू की तरफ गई, जो अभी भी उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही संजू अपने पापा को अपनी तरफ आते हुए देखती है, उसका बच्चा कुचा सब्र टूट जाता है और वो अपने पापा के पास जाके उनके गले लग जाती है और तेज तेज रोने लगती है। वो अभी भी डरी हुई थी। उसकी मन में अभी बस एक ही ख्याल आ रहा था, अगर वो दीदी उसे बचाने सही टाइम पर नहीं आती तो न जाने उसके साथ क्या होता। यश जी संजू को रोता देख एकदम से घबरा जाते हैं। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हैं, लेकिन उन्हें संजू के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान और होठों के पास एक कट लगा हुआ था, जहां पर खून सूख चुका था। और पीछे से रोहन भी ये देख लेता है। वो एकदम संजू को अपनी तरफ करके, ये क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है, और कहा थी अभी तक? पता है हमें कितनी टेंशन हो रही थी। लेकिन तभी संजू उसके गले लग के और रोने लगी, जिससे कि रोहन एकदम से घबरा जाता है और वो उसका सर सहलाते हुए, बस बस क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? रो मत, चुप हो जा, मैं हूं ना अब यहाँ, और रो मत और घबरा मत, देख पापा भी है। संजू को इतना रोते देख रोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ बेटा चुप हो जा और बता क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुझे, और ये चेहरे पर चोट के निशान कैसे? फिर वो पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखकर, जो वहां खड़ी उन लोगों को देखे जा रही थी, आप कौन है? और संजू इसके पहले वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही वो लड़की बोली, क्या हम अंदर चलकर बात करें? वो ये फिर संजू की तरफ इशारा करके बहुत डरी हुई है। फिर यश जी भी हालत को देखते हुए, हाँ चलो अंदर। फिर वो सब अंदर की तरफ चल देते हैं और वो लड़की भी। जैसे भी वो सब अंदर गए, उस लड़की ने देखा वहां सोफे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और एक औरत इधर उधर घूमे जा रही थी, जो कि बहुत परेशान दिख रही थी। उनकी आंखें नम भी थी, जिससे कि वो लड़की समझ गई कि ये इस लड़की की दादी और माँ है। जैसे ही मालिनी जी ने संजू को देखा, वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए डांटते हुए बोली, कहा थी तू, और तेरा फोन कहाँ है, कब से बंद बता रहा है, और इतनी देर कोई करता है क्या?
इतने में संजू चुप हो गई थी और यश जी बोले, अरे बस करो, जाओ पहले एक गिलास पानी लेके आओ, इसके लिए ये डरी हुई है। जैसे ही मालिनी जी ये सुनती है उनका ध्यान संजू की तरफ जाता है तो वो एकदम से घबरा जाती है और वो बोली, ये क्या हुआ तुझे और ये चोट कैसी? कल्याणी जी भी घबराते हुए बोली, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? जब संजू की नज़र अपनी दादी पर जाती है वो अपना डर भूल जाती है और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, दादी मैं ठीक हूँ, आप स्ट्रेस मत लो, आप बैठो। इतने में वहां पर आरती पानी का गिलास आ जाती है और रोहन पानी का गिलास संजू को पिला देता है। अब संजू को अपनी फैमिली के बीच ठीक लग रहा था। मालिनी जी की नज़र वहां खड़ी एक लड़की की तरफ जाती है और वो यश जिनकी तरफ देख के, ये कौन है? ये तो यश जी को भी नहीं पता था। तभी सबको संजू को आवाज सुनाई देती है, मैं बताती हूँ। फिर संजू एक एक करके उनको सारी बातें बताती है। जैसे ही सब ये सुनते हैं मालिनी जी एक आंखों में आंसू आ जाते हैं और कल्याणी जी संजू को अपने सीने से लगा लेती है और यश जी और रोहन की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। फिर यश जी संभाल कर संजू के पास जाके उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक बच्ची, कुछ नहीं हुआ है, तू घबरा मत, मैं उन लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो सारी जिंदगी अपनी जेल में काटे। मालिनी जी उस लड़की की तरफ जाके, धन्यवाद आपका बेटा जो सही टाइम पर मेरी बच्ची को बचा लिया। और यश जी भी आके, हाँ बेटा हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे करे समझ नहीं आ रहा। और रोहन भी आके, हाँ आपने मेरी बहन को बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर वो लड़की, अरे ये सब आप क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसे यहाँ छोड़ने आई थी। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संजू ने ये कहा था थी एक लड़की ने उसकी हेल्प की तो उन्हें लगा कि जो लड़की संजू के साथ आई है वही है। जैसे ही उस लड़की ने सबके कंफ्यूजिंग चेहरे देखे उसने कहा, अरे इसकी हेल्प तो मेरी फ्रेंड ने थी और उसने मुझे फ़ोन करके वहां बुलाया क्योंकि उसको जल्दी ही कहीं पहुंचना था और वो ऐसी हालत में संजू को छोड़कर भी नहीं जा सकती, इसलिए उसने मुझे बुलाया और पुलिस को भी उसी ने बुलाया था। वो उन बदमाशों को पुलिस अपने साथ ले गई। तो संजू भी, हाँ पापा मम्मी मेरी हेल्प एक दीदी ने की थी। और फिर अपनी आंखें चौड़ी करके, आप सबको पता है वो ना बहुत सुंदर थी और उन्होंने उन गुंडों की क्या पिटाई करी, मैं भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी। सब उसको घूरने लगे क्योंकि अभी वो इतना रो रही थी। जैसे ही उस लड़की का जिक्र हुआ उसके हाव भाव बदल गए। जैसे ही संजू ने देखा सब उसको ही घूर रहे हैं, ये देखकर वो उस लड़की की तरफ देख के बोली, अरे आप अभी तक खड़ी क्यों है, आए ना बैठिए। तभी मालिनी जी, हाँ बेटा मैं तो भूल ही गई, आओ बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। फिर वो लड़की सोफे पर बैठ जाती है। वो लड़की संजू की तरफ देख के बोली, जाओ पहले तुम जाके कपड़े बदल लो और फिर चोट पे दवाई लगा लेना। ये सुनते ही संजू का ध्यान अपने ऊपर जाता है, उसने अभी भी वो कोट पहना हुआ था। फिर वो उन सबको याद करके एक बार फिर उदास हो गई। जैसे ही सबने संजू को उदास होते हुए देखा रोहन उसके पास आके अपने गले लगाते हुए, सब ठीक है, कुछ नहीं है, तू टेंशन मत ले, अब हम हैं ना तेरे पास। ये सुनकर संजू को थोड़ी राहत सी महसूस होती। फिर कल्याणी जी संजू का हाथ पकड़ के, चल चल कर नहा ले। फिर कल्याणी जी संजू को उसके कमरे में लेके चली जाती है। मालिनी जी उस लड़की की तरफ देख के जो कि अपने सामने रखी ट्रे को देख रही थी जिसमें कि कुछ स्नैक्स रखे हुए थे, वो उन्हें शायद खाना चाहती थी, लेकिन वहां का माहौल देख के उसने खाना सही नहीं समझा। फिर बोली, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, हमें अभी तक आपका नाम पता नहीं चला। ये सुनकर वो लड़की, अरे आंटी पता कैसे चलेगा, मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं, तो चलो मैं बताती हूँ, मेरा नाम ताहिरी है। मालिनी जी मुस्कुराकर, बड़ा प्यारा नाम है। फिर यश जी बोले, वैसे बेटा अपनी उस दोस्त को हमारा धन्यवाद कहना, उसको कहना एक बार हमसे मिले, हम उसे सामने से धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी जरूर अंकल। फिर मालिनी जी, देखो तुमने अपना नाम तो बता दिया, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जिसको तुम लेके आई वो संजना है, सब उसे प्यार से संजू कहते हैं और मैं उसकी मम्मी। और ये यश जी की तरफ इशारा करके, ये संजू के पापा, और जो संजू के साथ थी मेरी सास, और रोहन की तरफ देखकर ये मेरा छोटा बेटा रोहन। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, रोहन बीच में, हेलो माय सेल्फ रोहन सिंघानिया, क्रिकेटर नाम तो सुना होगा। तभी ताहिरी उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए, नहीं मैंने नहीं सुना। ये सुनकर रोहन का मुंह बन जाता है। यश जी ने कहा, आप कहाँ रहती है और क्या करती है? ये सुनकर ताहिरी उनकी तरफ देखकर बोली, अंकल एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड इस शहर में नए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो यश जी ने पूछा, क्या दोनों इस शहर में नए हो और कोई है तुम्हारे साथ, और कहाँ रहती हो और इस शहर में क्या कर रही हो? जी अंकल हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमारी इस शहर में जॉब लगी है और रहने की बात तो फिलहाल के लिए एक छोटे से होटल में ठहरे हुए हैं। इतने में कल्याणी जी भी आ जाती है और उसके साथ संजू भी थी, और रोहन संजू को अपने पास बिठा लेता है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। आखिर क्यों ताहिरी और उसकी फ्रेंड की शहर में आए थे, आखिर क्या मकसद का उनका आने का? भीगी बिल्ली, आप कहाँ रहती है और क्या करती हैं? ये सुनकर ताहिरी उनकी तरफ देखकर बोलती है, अंकल एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड इस शहर में नए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो यश जी, क्या दोनों इस शहर में नए हो और कोई है तुम्हारे साथ, और कहाँ रहती हो और इस शहर में क्या कर रही हो? जी अंकल हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमारी इस शहर में जॉब लगी है और रहने की बात तो फिलहाल के लिए एक छोटे से होटल में ठहरे हुए हैं। इतने में कल्याणी जी भी आ जाती है और उसके साथ संजू भी थी, और रोहन संजू को अपने पास बिठा लेता है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है।
अब आगे फिर मालिनी जी कहती है, ऐसे बेटा अकेले होटल में रहना ठीक नहीं है। फिर ताहिरी उनकी तरफ देख के कहती है, जी आंटी बिल्कुल, हम अभी जगह ढूंढ ही रहे हैं रहने की। कही तब कल्याणी जी कहती है, क्यों ना बेटा तुम और तुम्हारी फ्रेंड हमारे साथ ही रह लो। ये सुनकर सब कल्याणी जी को देखने लगते हैं। कल्याणी जी, क्या मेरे तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो इन्होंने हमारी संजू की मदद की और ये इस शहर में किसी को जानती भी नहीं है। ताहिरी, अरे नहीं नहीं दादी, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? और बात मदद की, वो तो इंसानियत के खातिर की। तभी मालिनी जी, हाँ बेटा यहाँ रह लो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तब यश जी कहते हैं, वैसे तुमने कहा कि यहाँ जॉब के लिए आई हो, तो क्या जॉब करती हो? ताहिरी, वो अंकल मेरी जॉब एआर कंपनी में लगी है, वहाँ पर सिलेक्शन मेरा हो चुका है। यश जी, हो तो तुम्हारी एआर में जॉब लगी है? जी अंकल। तभी संजू, अरे ये तो पापा की कंपनी है, मतलब आप हमारी ही कंपनी में जॉब पर लगी है? तो ताहिरी कंफ्यूज होते हैं, क्या मतलब आपकी कंपनी? मतलब उस कंपनी के चेयरमैन यश जी की तरफ देखकर आप हो? तो यश जी अपना हाँ में सर हिलाते हैं। तो ताहिरी एकदम से हड़बड़ा के, सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था। यश जी उसको शांत कराते हुए, अरे नहीं नहीं सब ठीक है, सॉरी मत बोलो। तब मालिनी जी, देखो अब तो तुम्हारी हमारी कंपनी में जॉब लगी है, अब तो तुम हमारे साथ आराम से रह सकती हो और तुम दोनों फैमिली के साथ रहोगी तो तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आएगी। तब संजू, हादी आप यही रह लो। ताहिरी हिचकिचाते हुए, लेकिन हम यहाँ कैसे? तब कल्याणी जी बोलती है, अरे बेटा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, यहाँ पर तुम सेव रहोगी। यहाँ पर मेरा बड़ा पोता है ना, और वो मेजर है, तुम्हें मेरे पोते के होते हुए घबराने की जरूरत नहीं, ये एक मेजर का घर है। ये सुनकर ताहिरी के होश उड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए तो शायद सदमे में चली गई थी कल्याणी जी, फिर इसके आगे हाथ हिलाते हुए, क्या हो गया बेटा, कहाँ खो गई? फिर ताहिरी एकदम से अपने होश में आती है, अरे कहीं नहीं दादी, बस ऐसे ही। तब ताहिरी अपने मन में, क्या मैं एक मेजर के घर में हूँ? अगर कहीं उसने मेरा इनकाउंटर कर दिया तो? फिर अपनी गर्दन तेज हिलाते हुए, नो ऐसा नहीं सकता। अरे दादी जी, वो आगे कुछ बोलती है, तभी संजू, प्लीज दी मान जाए ना। फिर रोने जैसा फेस बना लेती है। फिर वो आगे बोलती है, मुझे उन दीदी को जानना है प्लीज। लेकिन ताहिरी बोलती है, लेकिन आप सबको हमारी वजह से परेशानी होगी खामखा। फिर यश जी बोलते हैं, रुक जाओ बेटा, वैसे भी ये शहर तुम दोनों के लिए अनजान है, ऐसे में दो लड़कियों का सेव रहना अकेले में सही नहीं है। जब तुम यहाँ इस शहर में अच्छे से सेटल हो जाओ तब चली जाना। एन ये सुनकर ताहिरी कुछ पल सोचती है और फिर वो बोलती है, ठीक है अंकल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर कुछ पल बाद यश जी बोलते हैं, बोलो क्या शर्त है? हम यहाँ रहेंगे लेकिन हम आपको रेंट पे करेंगे जो हमारे बजट में आएगा, अगर ये मंजूर है तो हम यही रहेंगे। मालिनी जी उसकी तरफ देखकर बोलती है, लेकिन बेटा तुमसे, वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही ताहिरी, नहीं आंटी प्लीज, मैं तो एक पल के लिए मान भी जाऊं, लेकिन जो मेरी दोस्त है ना, वो अपने पर ही आत्मनिर्भर रहती है, अगर वो यहाँ रहेगी तो वो रेंट जरूर पे करेगी। यश जी कल्याणी जी की तरफ देखते हैं तो कल्याणी जी अपना हाँ में सर हिला देती है। यश जी बोलते हैं, ठीक है बेटा है। फिर ताहिरी बोलती है, धन्यवाद अंकल, आप सबने हमारे बारे में इस अनजान शहर में इतना सोचा। अंकल मैं कल ही अपना सामान लेके आ जाती हूँ। मालिनी जी, हाँ ठीक है। रोहन जो इतने देर से बिल्कुल चुप था, वो यश जी को एक बार देखता है और धीरे से, पापा आपको पूरा यकीन है ऐसे किसी को भी रखना हमारे घर में? और तो और हम इनको जानते भी नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यश जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता, और मैं उनके बारे में कल पता लगा लूंगा, अगर मुझे लगी कि कुछ गड़बड़ है फिर तब देखेंगे, हमने सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करी है। रोहन बस हमें सर हिला देता है। ताहिरी, जो कि मालिनी जी से बात कर रही थी, लेकिन वो अपनी आंखों के किनारे से यश जी और रोहन को बात करते हुए देख लिया था। वो दोनों इतनी धीरे बात कर रहे थे कि किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन ताहिरी को लिप रीडिंग आती थी, उसने उन दोनों के होठ पढ़ लिए थे। वो कुछ नहीं कहती, वो मालिनी जी से बातें करती रहती है। फिर एन त पे आ की मात्रा, ह पे छोटी ई की मात्रा, र पे बड़ी ई की मात्रा बोलती है, अच्छा आंटी अंकल मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। तो कल्याणी जी बोलती है, बेटा खाना खा के ही जाना, बन भी गया होगा अब तक तो। मालिनी जी भी, हाँ बेटा खा के जाओ। ये सुनकर ताहिरी की मांगी मुराद पूरी हो गई। वो अपने मन में कहती है, यार खा लेती हूँ, जब इतने प्यार से कह रहे हैं, वैसे भी मैंने कल सुबह खाया था, उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन फिर वो बोलती है, ठीक है आप इतने प्यार से कह रही है तो खा लेती हूँ। फिर सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल देते हैं। इतने में आरती ने खाना लगा दिया था, सब चेयर पर बैठ जाते हैं। तब यश जी ताहिरी से पूछते हैं, वैसे ताहिरी बेटा, जो तुम्हारी दोस्त है, क्या वो भी हमारी कंपनी में जॉब लगी है? ताहिरी, जो कि खाने को अपनी लच्चाई नजरों से देख रही थी, यश जी की तरफ बिना देखे, अरे नहीं अंकल, वो तो यहाँ के एक कॉलेज में प्रोफेसर लगी है, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की। यश जी खाना शुरू करते हुए, ओ अच्छा ये तो अच्छी बात है। तभी रोहन कहता है, वैसे आपकी दोस्त बहुत बहादुर है, संजू ने बताया उन लड़कों को इतनी आसानी से सबक सिखा दिया। तो ताहिरी, हाँ क्योंकि वो जूडो कराटे सब जानती है, और तो और वो ब्लैक बेल्ट भी है, अपनी सेफ्टी के लिए हमने ये सीख रखा है, और देखो काम भी बहुत आता है। ये कहते हुए वो प्यारी स्माइल उसको देती है। तब मालिनी जी मुस्कुराकर ताहिरी की तरफ देखकर बोलती है, वैसे बेटा तुम बहुत प्यारी है, और मुझे लगता है वो तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारे जैसी प्यारी होगी क्यों? ये सुनकर ताहिरी बस उनकी तरफ फीकी सी मुस्कुराहट देती है और अपना सर नीचे करके अपने मन में सोचती है, प्यारी। और वो फिर वो एक सीन याद करने लग जाती है जिसमें वो उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी और वो उसके सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो पूरी कांप रही थी और उसके सामने खड़ी लड़की हाथ में गन लिए उसकी तरफ पॉइंट की गई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए उसने गन चला दी थी और वो गोली ताहिरी की बाह को छुके निकली थी, लेकिन उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं की। वो ये सब सोचकर बैठे बैठे कांपने लग गई थी। तभी कल्याणी जी उसको एकदम से हिला के, क्या हुआ, कहाँ खो गई है? ताहिरी एकदम से होश में आके
अरे कहीं नहीं दादी, वो मुझे बस अपनी बहन जैसी दोस्त की याद आ गई थी। तब कल्याणी जी उसकी तरफ देख के बोलती है, लगता है बहुत गहरा रिश्ता है। ताहिरी मुस्कुरा कर, जी दादी, हम दोनों दोस्त नहीं बहन जैसी रहती है। फिर सब चुपचाप खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद ताहिरी उनकी तरफ देखकर बोलती है, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया। मालिनी जी उसके सर पर हाथ रख के, कोई बात नहीं, वैसे भी अब रोज टेस्टी खाना मिलेगा जी आंटी। तभी संजू कहती है, दी क्या मुझे नंबर मिल सकता है आपका? हाथ जरूर लो। फिर वो नंबर नोट कर लेती है और ताहिरी वहां से अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। मालिनी जी यश जी की तरफ देखकर बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है ना। तो यश जी अपना हाँ में सर हिला देते हैं और संजू के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख के, जाकर सो जा, अब और डरने की जरूरत नहीं है। फिर यश जी अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां पर अपना फोन निकलकर किसी से कुछ बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। बड़े खतरनाक हैं। अगली सुबह आयान सुबह ही आया था। उसे संजू के बारे में रोहन से पता चला था और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो उन बदमाशों को अपने तरीके से सजा देगा और उसने संजू के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर दिया था। वो सीधा अपनी ड्यूटी से संजू के पास चला गया था और उसको अपने सीने से लगा लिया था और उसे कुछ हिदायतें भी दी और उसने उसका फोन लेके उसमें कुछ किया। लेकिन संजू तो बस उससे उस लड़की के किस्से सुनाई जा रही थी जिसने उसको बचाया था और उसको पता चल गया था कि वो दोनों अब यही रहने वाली है। ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया। वो बिना अपने कपड़े चेंज किए यश जी कमरे में चला गया। यश जी जब उसको अपने कमरे में देखते हैं तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। शायद उनको पता था कि वो आएगा उनके पास। आयान ने सीधा उनके पास जाते हुए सवाल किया, ये मैं क्या सुन रहा, जिसने संजू को बचाया इसलिए वो हमारे घर रहेगी आकर, किस लिए बिना किसी को जाने अपने घर में रहने की बात कैसे कर सकते हैं आप? यश जी उसकी चिंता समझ सकते थे और उसका शक करना जायज था क्योंकि मेजर था, वो ऐसे ही किसी को अपने घर रहने नहीं दे सकता था। यश जी उसकी तरफ देखकर बोले, फिक्र मत करो, वो दोनों भली लड़की है और मैंने उनके बारे में पता कर लिया है। वो दोनों अनाथ है और वो बचपन से आश्रम में रही है और इस शहर में उन दोनों की जॉब लगी है और ये शहर उनके लिए अनजान है और वो ये किसी को जानती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने संजू की मदद करी। अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं तो क्या हुआ? ये सब सुनकर आयान यश जी की तरफ तीखी नजरों से घूरता है। आयान ने आगे कुछ नहीं कहा, वो उन्हें घूरते हुए अपने कमरे में चला गया। यश जी उसको जाते हुए देखकर, मुझे पता है ये अपने खबरियों से उन लड़की के बारे में पता लगाएगा, आखिर है तो एक मेजर का दिमाग। आयान अपने कमरे में आते हैं, अपना फोन निकलता है और किसी को मैसेज करके फोन को बेड पे पटक के बाथरूम में चला जाता है। जब तक वो वापस फ्रेश होकर आया इतने में उसके फोन में 2 कॉल आ चुके थे। तभी दोबारा फोन बजा। उसने फोन उठा के सामने वाले शख्स से कुछ बात की, फिर फोन काट के नीचे चला गया। नीचे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कल्याणी जी सबकी तरफ देखकर बोली, वैसे वो बच्ची नहीं आई अभी तक? मालिनी जी भी, हाँ उसने कहा था वो सुबह आएगी। कल्याणी जी मालिनी जी की तरफ देखकर, तूने 2 कमरे साफ करवा दिए ना? संजू जो कि बहुत एक्साइटेड दिख रही थी, रोहन उसके सर पर चपत लगाते हुए, तू क्यों इतनी खुश हो रही है सुपनखा? संजू चीढ़कर, तुझे क्या दिक्कत है बंदर, और मैं तो खुश इसलिए हो रही हूँ वो सुंदर वाली दी आएगी, देखना आप देखो ना तो देखते रह जाओगे। तो रोहन उसको चिढ़ाते हुए, हाँ हाँ आखिर तू है बदसूरत और तुझे उनसे ट्रिक जो सीखनी है सुंदर बनने की। संजू एकदम रोने वाला फेस बना के आयान की तरफ देखकर, जो कब से उन दोनों की बकवास सुन रहा था, भैया देखो ना ये मुझे बदसूरत कह रहा है, क्या मैं बदसूरत हूँ? ये बोलते हुए वो अपने नकली आंसू पोंछने लगती है। ये देखकर रोहन घबराते हुए आयान की तरफ देखता है जो कि उसको ही अपनी गुस्से वाली नजरों से घूर रहा था, जैसे आंखों से ही कह रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी को रुलाने की। ये देखकर रोहन वहां से टेबल पर से अपनी नाश्ते की प्लेट लेके भागने की फिराक में था। वो डे से ही उठा और मुड़ा। पीछे से एक कड़क आवाज आई, सुबह 4 बजे तैयार रहना। ये आवाज किसी और की नहीं आयान की थी। रोहन इसका मतलब अच्छे से समझ गया था कि उसे अब सुबह 4 बजे उठना है। वो आयान की तरफ मुड़कर, भाई ये गलत बात है, उसने भी तो मुझे बंदर बोला था। इतने में आयान ने अपना नाश्ता खा लिया था और संजू के सर पर हाथ रखकर अपने कमरे की ओर जाते हुए, वो तुमसे छोटी है। ये सुनकर रोहन वापस चेयर पर बैठते हुए, ये गलत है भाई। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए, आप समझाओ ना भाई को। ये देखकर मालिनी जी अपनी चेयर से उठते हुए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें किसने कहा था उसकी ही जान के सामने उसका बुरा भला कहने का? ये सुनकर रोहन बहुत बुरी तरफ से चीढ़ जाता है। संजू घमंड से उठते हुए स्टाइल से अपने बाल झटकते कर और अपना चश्मा ठीक करती हुए अपनी कमरे की ओर चल देती है। ये देखकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यश जी भी उसके सर पर चपत लगाते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। दोपहर के टाइम ताहिरी सामान लेके आ गई थी और सबने उसका अच्छे से वेलकम किया। ताहिरी को अकेले देख मालिनी जी मैन गेट की तरफ देखते हुए बोली, ताहिरी बेटा वो तुम्हारी दोस्त नहीं आए अभी तक? ताहिरी सबकी तरफ देखकर बोलती हैं, जी आंटी वो 1 या 2 दिनों में आ जाएगी, वो किसी काम से शहर के बाहर गई हुई है। फिर सब उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। आयान तो सुबह ही अपनी ड्यूटी आर्मी कैंप पर चला गया था और रोहन और संजू ने मिलकर उनका सामना रखवाने में मदद कर दी थी। ताहिरी जल्दी ही सबसे घुल मिल गई थी। शाम को यश जी भी आ जाते, वो भी
उसका हाल चाल पूछते हैं ताहिरी ने उनसे रेंट तय कर लिया था जो उनके बजट में था और कुछ एडवांस भी से दिए थे जबरदस्ती। रात में डिनर के वक्त सब खाना खा रहे थे ताहिरी संजू को धीरे से पूछती है, वैसे संजू वो तुम्हारे दूसरे भैया नहीं दिखे अभी तक, क्या वो यहाँ नहीं रहते? संजू भी उसकी तरफ देखकर धीरे से, नहीं दी, वो रात में लेट आते हैं, आर्मी वाले हैं ना, तो उनकी ड्यूटी पहले, लेकिन आपको पता है वो मुझसे ना बहुत सारा प्यार करते हैं और जब वो घर आए थे ना तो मेरे लिए बहुत गिफ्ट लेके आए थे। ताहिरी धीरे से कुछ सोचते हुए, ओ अच्छा। संजू भी उसकी तरफ देखकर, दी, मैं आपको पहले वार्न कर रही हूँ मेरे भैया से दूर रहना। ताहिरी कंफ्यूज में, क्यों? तो संजू आपकी आंखों चौड़ी करके, अरे आपको नहीं पता मेरे भैया को लड़कियों से एलर्जी है, वो लड़कियों से दूर रहते हैं, उनको नहीं पसंद कोई उनसे बेफालतू में चिपके और फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से, तो वो इतना गुस्सा होते हैं कि उनका बस चले अपनी गन की सारी गोलियां सामने वाली लड़की के अंदर उतार दे। ताहिरी घबराते हुए, अरे बाप रे, तुम्हारे भैया तो बड़े खतरनाक है, क्यों? सब खाना खाने के बाद सोफे पर बैठ जाते हैं। यश जी ताहिरी से पूछते हैं, बेटा तुम्हें ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? ताहिरी हल्की मुस्कान देते हुए, अंकल कल से ही मुझे ज्वाइन करना है। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। खतरनाक और मेरे भैया को लड़कियों से एलर्जी है, वो लड़कियों से दूर रहते हैं, उनको नहीं पसंद कोई उनसे बेफालतू में चिपके और फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से, तो वो इतना गुस्सा होते हैं कि उनका बस चले अपनी गन की सारी गोलियां सामने वाली लड़की के अंदर उतार दे। ताहिरी घबराते हुए, अरे बाप रे, तुम्हारे भैया तो बड़े खतरनाक है, क्यों? सब खाना खाने के बाद सोफे पर बैठ जाते हैं। यश जी ताहिरी से पूछते हैं, बेटा तुम्हें ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? ताहिरी हल्की मुस्कान देते हुए, अंकल कल से ही मुझे ज्वाइन करना है। अब आगे ऐसे ही एक दो दिन निकल जाते हैं। इन दिनों ताहिरी और अयान की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। अयान अपने ड्यूटी पर ही रहता था, यहाँ तक एक बार भी घर नहीं आया था, और ताहिरी उसने भी अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, वो भी अच्छे से घुल मिल गई थी सबसे। 2 दिन बाद दिन के टाइम सब बैठे थे, रोहन और संजू की तो नोक झोंक चल रही थी। कल्याणी जी ताहिरी की तरफ देखकर, बेटा तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं आई क्या? उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई? ताहिरी अपनी स्पून प्लेट में रखते हुए, अरे नहीं दादी, उसका काम हो चुका है और मेरी उससे बात हुई, वो शायद आज रात या कल सुबह तक आ जाएगी। फिर सबकी तरफ देखकर, वो मुझे उसकी ट्रेन का टाइम नहीं पता। तभी ताहिरी गेट की तरफ देखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दे से सब ताहिरी का रिएक्शन देखते हैं और उसको गेट की तरफ देखता पाकर सब गेट की तरफ देखते हैं। वहां से अयान अपनी वर्दी पहने और अपने खतरनाक ऑरा के साथ घर के अंदर आ रहा था। इस टाइम उसकी पर्सनालिटी ताहिरी के होश उड़ाने के काबिल थी, वो बहुत ज्यादा डेसिंग लग रहा था। जब संजू ये देखती है तो वो ताहिरी का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए बोली, अरे बस करो दी, मेरे भैया को नजर लगाओगे क्या? अयान तब तक बिना किसी पर ध्यान लगाए अपने कमरे में चला जाता है। ताहिरी उसको तब तक देखती है जब तक उसके कमरे का गेट बंद नहीं हो गया। जब संजू उसको हिलाती है तब वो अपने होश में आती है। वो टेबल पर रखे गिलास के पानी को एक ही सांस में पी जाती है और फिर संजू की तरफ देखकर, ये तुम्हारे भैया है? हादी क्या हुआ? ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए, यहाँ मुझे हार्ट अटैक आने वाला था यार, क्या पर्सनालिटी है? फिर अपने गाल पर हाथ रखकर, हाय संजू उसकी तरफ देखकर, दी ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, वो नहीं पढ़ने वाले, बड़े सख्त मिजाज है उनके। इतने में अयान अपने कपड़े चेंज करके सबके पास आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तब मालिनी जी उसकी तरफ देखकर पूछती है, कैसा गया बेटा आज दिन? और उसके लिए डिनर सर्व करने लगती है। अयान उनकी तरफ देखकर, ठीक था माँ। तो कल्याणी जी उसको ताहिरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा ये है ताहिरी जो संजू को घर तक छोड़ने आई थी और ये अपनी ही कंपनी में काम करती है। अयान कोई रिएक्शन नहीं देता और अपना डिनर करने लगता है। ये देखकर यश जी अयान को घूरने लगते हैं। जैसे अयान को पता हो कि कोई उसको घूर रहा है, लेकिन अयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कल्याणी जी भी अयान को घूरते हुए रहती है, लेकिन उन्हें अयान की आदत पता थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और ताहिरी की तरफ देखकर एक फीकी सी हंसी हंस देती है। ताहिरी भी समझ गई थी, कुछ सब चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। इस बार ताहिरी देख रही थी कि जो रोहन और संजू डिनर के टाइम लड़ते झगड़ते करते थे, आज वो चुपचाप डिनर कर रहे थे और इसकी वजह ताहिरी समझ भी गई थी। सबने अपना डिनर कर लिया था। जैसे ही ताहिरी वहां से उठकर जाने वाली थी, अयान उसकी तरफ देखकर अपनी कठोर आवाज में पूछता है, क्या वो तुम ही थी जिसने संजू को बचाया? सबके सब वहां पर जम गए थे। ताहिरी एक पल के लिए उसकी इतनी कठोर आवाज सुनकर घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल के जवाब दिया, जी नहीं, इनको तो संजू की तरफ इशारा करके मेरी दोस्त ने बचाया, मैं तो बस इसे घर तक छोड़ने आई थी। अयान एक पल को घूरकर ताहिरी को देखता है और फिर पूछता है, अच्छा फिर अपने दोनों हाथ अपने सीने से बांध कर, तो तुमने कहा कि उन बदमाश लड़कों को पुलिस अपने साथ ले गई, तो क्या ये बताओगी कौन सी इलाके की पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है? ये सुनकर एक पल के लिए ताहिरी ब्लैंक हो गई और वो अपने मन में कहती है, पुलिस? कौन सी पुलिस? अगर उस दिन कोई पुलिस आई हो तब तो वो अपने साथ लेके जाएंगे ना, मुझे तो ये भी नहीं पता वो लड़के अभी तक जिंदा हो गए कि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी ताहिरी उसका जवाब बिना किसी भाव से देती है, पता नहीं, हमने पुलिस को सूचना दी और वो वहां पहुंच गई और उनको अपने साथ ले गई। अयान एक पल के लिए उसका चेहरा गौर से देखता है, शायद उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अयान आगे कुछ नहीं कहता, वो सीधा संजू के सर पर हाथ रखकर वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है।
ताहिरी भी अपने कमरे में आ जाती है और अंदर जाके सीधा गेट को लॉक कर देती है और अपने बैग में से एक फ़ोन निकालती है और कहीं फ़ोन करती है और उधर से कोई फ़ोन उठाते हुए कहता है, क्या हुआ मैम, जो आपने फ़ोन किया सब ठीक है? ताहिरी बोली, सब ठीक है सूरज। और ताहिरी सूरज को कुछ बात समझाती है और फिर फ़ोन रख देती है और कुछ सोचने लगती है। वही सूरज एक लैपटॉप में सामने बैठकर कुछ कर रहा था। जैसे ही उसने ताहिरी का फोन काटा, उसने कहीं और फोन किया। वो वही कहीं इसी शहर के एक खंड जैसी जगह पर, जहां पर एक घर घर तो नहीं बोल सकते, हाँ वो भूतिया घर जैसी जगह पर एक आदमी इधर से उधर टहल रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाते हुए बोलता है, हाँ सूरज बोलो, क्या हुआ? सूरज उस आदमी को कुछ बोलता है और फिर फोन काट देता है। वो आदमी उस भूतिया घर के बेसमेंट में जाता है, जहां पर एक या दो आदमी कंप्यूटर के आगे कुछ कर रहे थे और उन कंप्यूटर में न जाने क्या क्या जुड़ा हुआ था। हर जगह वाय ही वाय थी। वो आदमी उन दोनों के पास जाके कुछ कहता है और वो तीनों बेसमेंट में बने एक छोटे से कमरे में जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि 4 लड़कों को दीवार के सहारे लटकाया गया था। उन चारों की हालत हद से ज्यादा बुरी थी। अगर कोई नॉर्मल आदमी इनको ऐसे देख ले तो वो डर के वही बेहोश हो जाए। उनमें में किसी का हाथ काटा हुआ था तो किसी का प्राइवेट पार्ट नहीं था और किसी के ऊपर बिच्छू चल रहे थे, लेकिन लग रहा था कि उनकी सांस अब भी चल रही है। वो चारों कोई और नहीं वही थे जिन्होंने संजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तीनों आदमी जो अभी अपने चेहरे पर मास्क लगाए अंदर आए थे, वो तीनों एक दूसरों को इशारा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। वही कल्याणी निवास में रात के 2 बज रहे थे और अयान अभी भी जग रहा था। वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था और साथ ही किसी को अपने फोन से किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। और वही कल्याणी निवास के बाहर रात के 2 बजे एक साया खड़ा था, जो कि पूरे घर को ही अपनी आंखों में स्कैन कर रहा हो। उस साये का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उस साये ने पहले इधर उधर देखा और फिर दीवार कूदकर दूसरी तरफ चला गया। शायद उस साये को घर के अंदर जाना था, इसलिए वो आगे एक एक चीज को देखते हुए चल रहा था और अंदर जाने का रास्ता खोज रहा था। तभी उसे एक खिड़की दिखी। वो साया धीरे से उस खिड़की के पास आया। उसने खोलने को कोशिश की, लेकिन शायद वो लॉक थी। और वही दूसरी तरफ अयान का काम खत्म हो गया था। वो सोने जा ही रहा था कि उसको प्यास लगी। उसने देखा कि पानी का जग तो खाली है, तो वो जग लेके नीचे किचन की तरफ चल दिया। किचन में जाके उसने पानी भर ही रहा था कि उसको कुछ आवाज सुनाई दी कि दे से कोई चल रहा हो, वो भी बहुत धीरे। लेकिन अयान के कान बड़े तेज थे। अयान ने आवाज का पीछा किया तो वो किचन से बाहर आकर उसने अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखा तो उसको किसी की परछाई दिखाई दी। शायद ये वही साया था जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अयान को लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है। वो धीरे धीरे उस साये की तरफ बढ़ा। अयान ने एकदम पीछे जाके उसका गला पकड़ लिया। वो साया एकदम से हड़बड़ा गया कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी वो अपने सेंस में लौटा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पीछे खड़े अयान की चीन पर एक मुक्का मारा, जिससे कि अयान की पकड़ उस साये पर से ढीली हो गई, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो धीरे धीरे उस साये की तरफ बढ़ा। अयान ने एकदम पीछे जाके उसका गला पकड़ लिया। वो साया एकदम से हड़बड़ा गया कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी वो अपने सेंस में लौटा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पीछे खड़े अयान की चीन पर एक मुक्का मारा, जिससे कि अयान की पकड़ उस साये पर से ढीली हो गई। अब आगे अयान ने फुर्ती दिखाते हुए उसको पीछे से अपनी कसकर पकड़ लिया और बोला, तुझे अभी मैं बताता हूँ कि तू किसके घर चोरी करने आया है। लेकिन तभी अयान को एक पल के लिए अपने एक हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा था कि उसने किसी सॉफ्ट चीज को पकड़ रखा हो। और दूसरी तरफ वही साया एक पल के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो शोक में था। तभी घर की लाइट जल गई। घर में हो रहे शोर की वजह से सबकी नींद खुल गई और सब एक एक करके बाहर आने लगे। ताहिरी भी उबासी लेते हुए आ रही थी। जैसे ही यश जी ने अयान को देखा, वो उसको देखते हुए बोले, क्या हुआ? यहाँ से कुछ बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आई। अयान ने उस साये को छोड़ दिया, लेकिन उसका हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो चोर भाग न जाए। अयान अपनी वही कठोर आवाज में बोला, कुछ नहीं, बस घर में चोर घुस आया है। ये देखकर सबकी नजर दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही ताहिरी ने उस साये को पीछे से देखा, वो एकदम से शोक में चली गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, शायद वो उसको जानती थी। जैसे ही वो साया पलटा, सब उसे देखकर शोक में चले गए। रोहन जो अभी भी खड़ा उबासी ले रहा था, उसको देखकर उसकी कई रातों की नींद ही उड़ गई। सब अपनी पलक झपकाना भूल गए थे। एक पल के लिए तो अयान भी उसमें खो गया था। सामने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने इस वक्त एक डार्क कलर की जीन्स और एक लॉन कोट पहन रखा था और उसके बाल शायद कोट के अंदर थे। और उसकी सिल्वर कलर की आंखें, जिनमें लगभग सब डूब ही गए थे। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था और इतना गोरा चेहरा देखकर कोई भी समझ जाए कि उसका रंग दूध से भी ज्यादा साफ है। लेकिन उस लड़की की आंखें तो बस एकटक अयान को ही देखे जा रही थी। अयान भी उसकी खूबसूरती को देखकर एक पल के लिए खो गया था, लेकिन उसमें डूबा नहीं था। अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आखिर वो मेजर था। अयान यश जी की तरफ देखकर बोला, लगता है अब लड़कियां भी चोरी करने लगी है। तभी संजू, जो हैरानी से उस लड़की को ही देखे जा रही थी, वो एकदम से अयान के पास जाकर, अरे भैया, ये तो वही खूबसूरत दी है जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था। तभी ताहिरी भी अपने होश में आके, हाँ हाँ, ये मेरी दोस्त है, ये कोई चोर नहीं, शायद इसकी रात की ट्रेन होगी जो इस टाइम आई है। ये बोल के वो इस लड़की के गले लग जाती है। ये सुनकर सब एक पल के लिए शांत हो गए। मालिनी जी उस लड़की के पास जाकर, कितनी प्यारी बच्ची हैं। और फिर अयान की तरफ देखकर, ये तो वो हैं जिसने हमारी संजू को बचाया और ये यही तो रहेगी। हमने बोला था इसको यहाँ रहने के लिए और तूने इसको चोर बना दिया। फिर वो उस लड़की की तरफ मुड़कर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पूछती है, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की जो अब तक अयान को बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार देखे जा रही थी, वो एकदम से अपने होश में आए और मालिनी जी की तरफ देखकर बोली, जी मेरा नाम महिका है।
फिर बाकी सब की तरफ देखकर महिका सिंह है मालिनी जी बड़ा प्यारा नाम है ताहिरी हाँ आंटी हम प्यार से इसे मही बुलाते हैं संजू भी कितना प्यारा नाम है दी आपका महिका कुछ नहीं बोलती तभी आयान महिका को देखकर बोलता है तो ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं और मैन गेट तो बंद था तो ये अंदर कैसे आए इसने किसी को बुलाया क्यों नहीं महिका की नज़र फिर आयान की तरफ चली जाती है और वो फिर से आयान में खो जाती है वो एकटक फिर आयान को देखने लगती है। आयान उसकी नज़र सह नहीं पाता वो उस पे से अपनी नज़र हटा लेता है क्योंकि उसे उसकी नज़र में एक अलग ही कशिश नज़र आ रही थी कुछ तो था उसकी आंखों में लगता है महिका को पहली नज़र का प्यार हो गया मेजा आयान सिंघानिया से वहां पर सबने महसूस कर लिया था महिका अभी भी आयान को ही देखे जा रही है जैसे कि उसके अलावा और कोई वहां हो ही न ताहिरी को ये बहुत ही अजीब लग रहा था उसने आज से पहले मही की ये हरकत नहीं देखी थी वो महिका को हल्का का हिलाती हैं तो महिका की नज़र फिर आयान से हटके सब पर चली जाती है वो फिर यश जी की तरफ देखती है जो उसको की सवाला नज़रों से देख रहे थे वो सब की तरफ देखकर बोलती है मैंने यहाँ आने से पहले इसको ताहिरी की तरफ देखकर एक इमेज जी किया था मेरे पास यहाँ का एड्रेस पहले से था तो मैं सीधा यहाँ आ गई और फिर इसको कॉल भी किया था फिर ताहिरी को घूरते हुए लेकिन इसने उठाया नहीं मैं आप सबकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी फिर मुझे खुली हुई खिड़की मिली जिससे कि मैं अंदर आ गई और फिर इन्होंने मुझे फिर आयान की तरफ इशारा करते हुए मुझे पकड़ लिया फिर आप सबको पता ही है तो सब उसकी बात मान जाते हैं संजू उसको कुछ बोलने वाली थी कि यश जी महिका की तरफ देखकर बोलते हैं बेटा तुम थक गई होगी जाओ जाकर आराम करो अब सुबह बात करते हैं और सब की तरफ देखकर जाओ सब सो जाओ सब सुबह बात करेंगे फिर ताहिरी की तरफ देखकर जाओ बेटा महिका को उसका कमरा दिखा देना तो ताहिरी अपना सर हाँ में हिला देती है मालिनी जी महिका की तरफ देखकर प्यार से बोलती है बेटा तुमको भूख लगी होगी कुछ लाओ तुमको खाने को महिका बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखकर बोलती है नहीं मैं खा के आई थी फिर ताहिरी महिका को अपने साथ ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ बने कमरे की तरफ चल देती है महिका जाने लगती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती वो वहीं रुक जाती है तो सब उसको देखने लग जाते हैं आयान भी उसको ही देख रहा था महिका एक नज़र आयान की तरफ देखकर अपनी हाथ की कलाई की तरफ देखती है जिससे कि सबकी नज़र उसकी कलाई पर जाती है सब देखते हैं उसकी कलाई आयान ने अब भी पकड़ी हुई थी आयान भी ये देख के एक झटके में उसकी कलाई को छोड़ देता है और जेब जाता है शायद आज तक उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने किसी लड़की का हाथ इतने देर तक पकड़ा हो महिका ताहिरी के साथ उपजाने लगती है जाते जाते एक बार पलटकर आयान को देखती है आयान भी ये महसूस करता है उसको बहुत अजीब लग रहा था वैसे तो ज्यादातर लड़कियों की नज़र आयान पर टिकी रहती है लेकिन महिका की नज़र में कुछ तो अलग था आयान भी अपने कमरे में चला जाता है संजू और रोहन भी अपने कमरे में चले जाते हैं यश जी मालिनी जी की तरफ देखकर बोलते हैं सुनो जाके महिका को एक गिलास दूध दे दो अभी अभी आई है थकी हुई होगी और शायद भूखी भी मालिनी जी अपना सर हाँ में हिला के किचन की ओर चल देती है वही ताहिरी महिका को लेके उसके कमरे में आ जाती है अंदर आके महिका को रूम देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी वो ताहिरी को घूर कर देखने लगती है ताहिरी अंदर से रूम लॉक कर देती है और अपना सर नीचे करके महिका के सामने खड़ी हो जाती है शायद उसको पता हो उसके घूरने की वजह महिका उसकी तरफ घूरकर अपनी कठोर आवाज में बोलती है तुम्हें यही जगह मिली रहने के लिए वो खिड़की की तरफ जाते हुए आगे बोलती है तुम्हें नहीं लगता है ये फैमिली मुसीबत में पड़ सकती है ताहिरी अपना सर थोड़ा सा उठा के देखती है तो पाती है महिका खिड़की की तरफ मुंह कर खड़ी है और उसके दोनों हाथ उसकी जीन्स की पॉकेट में थे वो उसके पीछे से ही बोलती है मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी और वैसे भी ये एक मेजर का घर है महिका पलट कर उसकी तरफ सवाला नजरों से देखती है जिसको समझते ही वो बोलती है नीचे जो आपसे मिला था जिसने आपको चोर समझा दे से ही वो ये लाइन बोलती है उसको किसी की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है ये देखकर वो महिका की तरफ देखती है जो उसको ही घूर कर देख रही थी उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी तो वो अपने शब्द बदलते हुए बोलती है अरे वही आपने जिसे दबोचा था और उसका नाम मेजा आयान सिंघानिया है फिर धीरे से खुद में बोलती है वो जिसे आप अपनी बिना पलक झपकाए देख रही थी देसे खा ही जाएगी हालांकि ये लाइन उसने धीरे बोली थी लेकिन महिका ने सुन ली थी उसके सामने एक बार फिर वही आयान का चेहरा घूमने लगता है तरार तेज वाली आंखें तीखी नाक ना पतले ना ज्यादा मोटे होठ एकदम शेप में चेहरे पर हल्की बियर्ड मस्क्यूलर जैसी बॉडी और उसके बाल बिखरे हुए थे वो सब महिका की आंखों के आगे चल रहा था वो वापस खिड़की की तरफ मुड़ गई और उसने खुद को शांत किया उसको नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है उसने खुद को संभाल के बिना ताहिरी की तरफ देखकर कहा तुम्हें लगता है मुझे इससे फर्क पड़ता है इससे आगे कुछ बोलते गेट नॉक करने की आवाज आती है ताहिरी और महिका एक दूसरे की तरफ देखती है और ताहिरी गेट खोलने चली जाती है वो गेट खोलती है तो सामने पाती है कि मालिनी जी खड़ी थी उनके हाथ में एक गिलास दूध का था जो ढका हुआ था ताहिरी साइड हो जाती है मालिनी जी अंदर आती है और महिका की तरफ देखकर बोलती है बेटा मुझे लगा कि तुमको कुछ भूख लगी होगी इसलिए ये दूध लाई इसे पी के सो जाना महिका ये सुनकर और उनके हाथ में दूध का गिलास देखकर एक टक मालिनी जी को देखने लगती है शायद उसे इन सब की आदत नहीं थी इसलिए उसे नहीं पता था क्या बोलना है लेकिन फिर भी वो मालिनी जी तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है मालिनी जी उसके सर पर हाथ रखकर दूध का गिलास उसे देकर वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद महिका बिना किसी एक्सप्रेशन के ताहिरी को बिना देखे बोलती है अब तुम जाओ सो जाओ कल बात करेंगे ताहिरी अपना हाँ में सर हिला के चली जाती है मुझे उससे दूर रहना होगा मालिनी जी उसके सर पर हाथ रखकर दूध का गिलास उसे देकर वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद महिका बिना किसी एक्सप्रेशन के ताहिरी को बिना देखे बोलती है अब तुम जाओ सो जाओ कल बात करेंगे ताहिरी अपना हाँ में सर हिला के चली जाती है अब आगे ताहिरी के जाने के बाद महिका दूध का गिलास टेबल पर रखकर एक अलमारी खोलती है उसमें उसका एक बैग था जो कि लॉक था
वो उसे खोल के अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। और वहीं अयान के रूम में आने के बाद अयान कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट जाता है, तभी उसको एकदम से माहिका का चेहरा याद आता है। वही खूबसूरत सी आंखें, उसके बालों की कुछ लट उसके चेहरे पर थी, उसकी वो खुशबू जिसमें वो खो रहा था। तभी उसको एक चीज याद आती है कि उसने कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट छुआ था। तभी एकदम से उसको याद आ जाता है कि उसने गलती से उस लड़की की चेस्ट को पकड़ लिया था। ये याद आते ही वो उठ के बैठ जाता है और वो अपने एक हाथ से अपने माथे को सहलाने लगता है और एक गहरी सांस लेके खुद से बोला, ये मैंने क्या किया? तभी सोचूं मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था, शायद इसलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। क्या मुझे उससे कल इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? फिर वो खुद को मना करते हुए, नहीं मैं क्यों माफी मांगू, गलती उसकी है, वो ऐसे चोरों की तरह आई थी, आखिर वो अयान सिंघानिया है, ऐसे कैसे किसी से माफी मांग ले। फिर वो सब बातों को इग्नोर करते हुए सो जाता है। महिका का रूम में बेथरूम से आने के बाद उसने वो दूध का गिलास घूरने के बाद पी लिया था, वो भी अपने बिस्तर पर लेट गई थी। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे, वो सारे बाल तकिए पर फैल गए थे। उसने अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर छत की सीलिंग को देखने लगी, फिर से उसकी आंखों के सामने अयान का चेहरा आ गया, उसकी वो छुअन अभी तक उसको महसूस हो रही थी, उसकी अब तक की लाइफ में किसी लड़के ने उसको छुआ था। जब उसने उसे पकड़ा था तब महिका का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा था। उसने ये सब सोचना बंद कर दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा जिसका पर्दा हटा हुआ था, खिड़की से पूरा चांद दिख रहा था। वो उस चांद को देखने लगी बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने चांद की तरफ देखकर ही खुद से कहा, मुझे उससे दूर रहना होगा। सुबह हो गई थी, मालिनी जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, कल्याणी जी भी सुबह ही मंदिर से जाके आ गई थी। उनको पता चल गया था कि वो नई लड़की आ गई है। वो वही सोफे पर बैठकर यश जी से बातें कर रही थी, जो कि अखबार पढ़ते हुए उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। आज तो रोहन और संजू बिना किसी के उठाए ही उठ गए थे। आखिर संजू को अपनी खूबसूरत दी से जो मिलना था और रोहन तो अलग ही ख्वाब बुन रहा था। अयान सुबह सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था। महिका सुबह नीचे तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ताहिरी ये बोल कर लिया कि हम उनके घर में रहते हैं तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ताहिरी और महिका का ही इंतजार कर रहे थे। मालिनी जी ने ताहिरी को पहले ही साफ मना कर दिया था कि वो बाहर का नहीं खाएगी, जब तक वो यहाँ है तब तक वो उनके साथ ही खाना खाएंगे। ताहिरी और महिका डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। महिका ने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि किसी को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया। वो सीधा एक चेयर पर बैठ गई। कल्याणी जी उसको ही घूर रही थी, लेकिन और किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसके इस व्यवहार से, क्योंकि ताहिरी ने सबको पहले ही बोल दिया था। वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और ये भी कहा था कि वो आज तक अकेली रही है ना, इसलिए उसको किसी से ज्यादा बात करना नहीं पसंद। सबको समझ आ गया था कि इस लड़की का बिहेवियर अयान से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन कल्याणी जी को उसका ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आया और उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था। संजू महिका की तरफ देखकर, हेलो गुड मॉर्निंग दी, कैसी हो आप? महिका जो कि अपने सामने प्लेट को देख रही थी, वो संजू की तरफ देखकर बोलती है, गुड मॉर्निंग। आगे बोलती है, तुम अब कैसी हो? उस दिन के बाद उस दिन को याद करके संजू के मन में एक बार फिर डर बैठ गया था। सबने ये देखा कि ये सवाल सुनते ही संजू का चेहरा बिगड़ गया था। सबने ये रिएक्शन देखा। कल्याणी फिर महिका को घूरने लगी। ताहिरी ने अपना सर पीट लिया। जैसे ही महिका ने ये देखा कि सब उसको ही घूर रहे हैं तो उसने संजू की तरफ देखकर कहा, तुम अब भी डर रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? उस दिन मैं थी, क्या पता आगे फिर कभी ऐसी नौबत आए, तब मैं या कोई और ना हो, तब क्या करोगी? खुद को कैसे बचाओगी? कल्याणी जी उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में यश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिला दी। उनको भी ये बात पता थी कि हमेशा तो उसके पास होगे नहीं, कभी तो वो अकेली होगी। महिका आगे बोलती है, जितना डरोगी वो तुम्हें उतना डराएंगे, और तुम क्यों डर रही हो? डरना तो उन्हें चाहिए जो किसी लड़की को छेड़ते हैं, आगे से डरना नहीं लड़ना है, समझ गई? संजू भी कुछ हद तक उसकी बात सुन के समझ गई थी, तो उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। संजू उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैंने आपको फाइट करके हुए देखा है, तो क्या आप प्लीज मुझे सीखा देगी प्लीज? वो फिर मासूम सी शकल बना के उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। वैसे तो महिका के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ इनके घर रह रही थी, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो संजू की तरफ देखकर, हाँ तुम्हें ताहिरी सीखा देगी, सुबह 5 बजे तैयार रहना। ये सुनकर ताहिरी जो अपना नाश्ता कर रही थी, उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। मालिनी जी उसकी ही साइड बैठी थी, वो उसकी पीठ सहला के पानी का गिलास देती है। ताहिरी एक ही सांस में पूरा का पूरा गिलास पी जाती है। ताहिरी एकदम से महिका की तरफ देखती हैं, जैसी बोल रही हो हर बार मैं ही क्यों? सब ताहिरी को ही देख रहे थे। ताहिरी सबको खुद की तरफ देखता पाकर संजू की तरफ देखकर फीकी सी हंसी हंसते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी सब आता है। फिर वो अपने मन में कहती है, यार ये क्या है, मैंने तो सोचा था यहाँ कुछ दिन ही सही आराम से रहूंगी, वैसे भी यहाँ कोई काम ही नहीं करना पड़ता, वरना मुझे तो खाने तक नहीं पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन इस हिटलर को चैन नहीं, ये देख कैसे सकती है मुझे आराम से जीते हुए। तभी ताहिरी को अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस होती है, तो वो सामने देखती है महिका उसको ही वार्निंग भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। यश जी महिका की तरफ देखकर बोलते, ये तुमने सही किया, ये कुछ सीखेगी, हमने भी इसको कई बार बोला लेकिन कोई ना कोई बहाना या अपने भाई का नाम लेके पीछे हट जाती थी। मालिनी जी भी बोलती है, वैसे बेटा तुम्हारा शुक्रिया उस दिन के लिए। महिका उनकी तरफ देखकर, वो मेरा फर्ज था और शुक्रिया आप सबका भी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। ताहिरी के गले में फिर एक बार खाना अटक जाता है।
वो नॉर्मल होके महिका की तरफ घुरकर देखने लगती है और मन में बोलती है, इसने अभी किसी को शुक्रिया बोला, मतलब ये तो चमत्कार हो गया। मैंने पता नहीं कब इसके मुंह से ये वर्ड सुने थे, आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये कल उस मेजर को कितना घूर रही थी, माना वो हैंडसम है पर मही से तो न जाने इससे भी ज्यादा हैंडसम लड़कों से मिली है, तब तो इसकी नजरें ऐसी किसी पर नहीं टिकी। अभी फिलहाल वो सब कुछ इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद यश जी अपने ऑफिस निकल जाते हैं और रोहन भी अपने स्टेडियम चला जाता है और संजू कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। महिका सीधा अपने कमरे में आ जाती है और ताहिरी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो महिका से बोलती है, वैसे आपको भी तो कॉलेज जाना है ना। महिका कोई जवाब नहीं देती। ताहिरी कुछ बोलने वाली थी, फिर कुछ सोचकर वो चुप रही और उसी के साइड बने अपने कमरे में चली गई। महिका अपने बैग से एक लैपटॉप निकालकर अपने हाथ कीबोर्ड पर चलाने लगती है। छुट्टी की जरूरत है। नाश्ता करने के बाद यश जी अपने ऑफिस निकल जाते हैं और रोहन भी अपने स्टेडियम चला जाता है और संजू कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। महिका सीधा अपने कमरे में आ जाती है और ताहिरी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो महिका से बोलती है, वैसे आपको भी तो कॉलेज जाना है ना। महिका कोई जवाब नहीं देती। ताहिरी कुछ बोलने वाली थी, फिर कुछ सोचकर वो चुप रही और उसी के साइड बने अपने कमरे में चली गई। महिका अपने बैग से एक लैपटॉप निकालकर अपने हाथ कीबोर्ड पर चलाने लगती है। अब आगे वही आर्मी बेस पर एक मीटिंग रूम से आयान निकलता है और उसके पीछे तेज और रोनित भी आते हैं। उनके निकलने के बाद कुछ ऑफिसर भी निकल जाते हैं। तेज ने सुबह से ही आयान का दिमाग खराब करके रख दिया था, जिससे कि आयान का मूड पूरा का पूरा उखड़ा हुआ लग रहा था। तेज उसे पीछे से आवाज देते हुए, अरे आयान बताना यार वो लड़की कौन है, बोलना चुप क्यों है। आयान चिढ़कर, अगर तुझे उसके बारे में इतना ही जानना है तो खुद आके मिल ले, और मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है किसी के बारे में जानने का। वो बातें करके करते एक जगह पर बैठ जाते हैं। रोनित आयान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, उसको छोड़, उसकी तो आदत है। ये बता मिशन का क्या करना है। कोई प्लेन बनाया, उस गिरोह को पकड़ना बहुत जरूरी है, आधे से ज्यादा आतंकवादियों से मिले हुए हैं। आयान भी एकदम से सीरियस हो जाता है और बोला, 2 दिन बाद से प्लेन शुरू करेंगे, शाम को मीटिंग रूम में उन 2 ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दे। रोनित अपना हाँ में सर हिला देता है। तेज आयान की तरफ देखकर बोला, यार ये लोग कैसे होते हैं जो अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं। तेज फिर से आयान की तरफ मजाकिया लहजे में, वैसे बताना कौन है वो, सुना है बहुत सुंदर है और वो भी तेरे ही घर में रहने वाली है, क्या बात है, बोल बोल। आयान तेज की तरफ घुरकर देख रहा था, लेकिन तेज तो अपने में ही उससे पूछे जा रहा था और रोनित वो भी अपने मन में बोला, ये तो आज गया, कितनी बार इसको समझाया है कि लड़कियों की बात इसके सामने मत किया कर, लेकिन इसे कहा मेरी सुननी होती है, अब तो ये गया। आयान खड़ा होके एकदम कड़क आवाज में बोला, मेजर तेज, शायद आपके पास कोई काम नहीं है, आपको शायद कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग करवानी थी और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो, क्यों लगता है आपको छुट्टी की जरूरत है। दे से तेज आयान को इतना सीरियस देखता है और वो ये सुनता है कि उसको कुछ काम दिया गया था और वो उस काम को छोड़कर उनके साथ गप्पे लड़ा रहा है। फिर वो एकदम ना दाएं बाएं देखता है, सीधा बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागता है। उसको ऐसा भागता देख रोनित की हंसी छूट जाती है। आयान उसको भी घूर कर देखता है, जिससे कि वो भी सीधा चल देता है। दे से वहां कोई हो ही ना। आयान ये देखकर अपना नमे सर हिला देता है और भी ग्राउंड की तरफ चला जाता है। एमजी कॉलेज में महिका एक कैब से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। उसने इस टाइम भी वही एक ब्लैक हाई नेक टॉप और उसके ऊपर एक लॉन्ग कोट, ब्लैक टाइट जीन्स, ब्लैक शूज, एक हाथ में वॉच, उसके बाल अभी भी खुले हुए थे। बिना किसी एक्सप्रेशन के वो चलती जा रही थी। वो अंदर आकर एक बार चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाना था। आसपास के जितने भी बच्चे थे सब उसे ही देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि ये इस कॉलेज में नहीं है। कुछ लड़के तो आंखें फाड़े उसे ही घूर रहे थे, कुछ लड़के तो ये सोच रहे थे कि काश ये उनकी क्लासमेट हो, और कुछ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उसके पास कोई भी बैग वगैरह नहीं था। लेकिन महिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक अंदर जाती हुई लड़की के कंधे को अचानक से पकड़ लिया। वो लड़की एकदम से घबरा गई। उस लड़की की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था और उसके हाथ में ढेर सारी बुक्स पकड़ी हुई थी। वो मुड़कर महिका की तरफ देखती है। वो उसकी तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। महिका एक बार उसको घूर कर देखती है। उसकी नज़र में कुछ तो ऐसा था। उस लड़की की गर्दन अपने आप झुक गई। वो दोबारा महिका की तरफ नहीं देख पा रही थी। महिका उसका कंधा छोड़ते हुए अपनी कड़क आवाज में बोली, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो लड़की जल्दी से अपनी एक उंगली से लेफ्ट साइड में बने कॉरिडोर की तरफ इशारा करती है। महिका आगे कुछ नहीं बोली। वो उसे वही छोड़कर उस तरफ चली जाती है। वो लड़की खुद से ही मुंह बनाते हुए बोली, इसने मुझे एक बार शुक्रिया तक नहीं बोला, बड़ी अजीब लड़की है, लगता है नहीं है कॉलेज में। ये बात तो अपने ग्रुप को बतानी बनती है। कुछ भी हो, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये खतरनाक क्यों लग रही थी ये, खास कि ये मेरी क्लास में ना हो, इसके आसपास मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। वो सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वही महिका उस कॉरिडोर से होते हुए एक जगह पर आ जाती है। वहां पर प्रिंसिपल ऑफिस लिखा हुआ था। वो बिना नोक करे अंदर चली जाती है। अंदर 3 लोग थे। जैसे ही उनको गेट खोलने की आवाज आती है, सब उस तरफ देखते हैं कि अंदर एक लड़की चली आ रही थी। प्रिंसिपल उसको कुछ बोलने ही वाला होता है, उसके सामने एक लड़का बैठा जो कि व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में था। वो एकदम से खड़ा होकर, बॉस आप आ गई।
जैसे ही वो दो लोग देखते हैं जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है, वो दोनों अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। महिका का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। महिका सीधा जाके प्रिंसिपल से सामने वाली चेयर पर अपना एक पर दूसरे पैर पर रखकर बैठ जाती है। वो व्हाइट कलर यूनिफॉर्म वाला लड़का उसके पीछे जाके स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। एक आदमी जो प्रिंसिपल के साइड वाली चेयर पर बैठे थे वो अपना पसीना पोंछकर अपना एक हाथ महिका की तरफ बढ़ा के बोलते हैं, हेलो मैम। महिका कुछ नहीं बोलती और न ही अपना हाथ आगे करती है। अतुल, जिसको शायद उम्मीद थी कि ये होने वाला है, वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। महिका प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, जो काम दिया था हुआ कि नहीं? प्रिंसिपल अपने डर को छुपाते हुए, वो सब हो गया, अब आप कल से यहाँ पढ़ा सकती है। महिका बस अपना हाँ में सर हिला देती है। प्रिंसिपल और अतुल अभी भी खड़े थे। महिका ने एक बार भी उनको बैठने नहीं बोला। महिका एक बार फिर उन दोनों को घूर कर देखती है। अतुल बोलता है, मैम किसी को पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। महिका वहां से उठकर जाने लगती है। वो व्हाइट कलर यूनिफॉर्म वाला लड़का भी उसके पीछे जाने लगता है। बाहर आने के बाद महिका बिना उसे देखे बोलती है, युवराज, इन दोनों पर नजर रखना और कंपनी संभाल लेना, जब तक जरूरी न हो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना। युवराज अपना सर झुका लेता है। महिका जाने लगती है। फिर एक बार रुककर युवराज की तरफ देखकर बोली, वैभव को बोलो जल्दी इंडिया आए। तो युवराज अपना हाँ में सर हिला देता है। महिका कॉलेज से निकल जाती है और कैब लेके कल्याणी निवास की तरफ चली जाती है। युवराज वापस से प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही प्रिंसिपल और अतुल ये देखते हैं वो लड़का वापस आ गया है जो खुद को शांत कर रहे थे, वो फिर से एक बार घबरा जाते हैं। युवराज जाके चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उन दोनों की तरफ देखकर बोला, बॉस को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों अपना हाँ में सर हिला देते हैं। युवराज फिर दोनों को कुछ बात समझाता है, फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों राहत ही सांस लेते हैं और अपना पसीना पोंछने लगते हैं। प्रिंसिपल बोले, ये कितनी खतरनाक लड़की है, लेकिन ये हमारे कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहती है? अतुल पानी पीने के बाद उसकी तरफ देखकर बोला, पता नहीं, लेकिन कुछ भी कहो, इतनी सी उम्र में इसने कितनी काबिलियत हासिल कर ली है। इस उम्र में जो लड़कियां आज के टाइम पर मौज मस्ती करती है, और ये इसको देखकर लगता नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत होगी। प्रिंसिपल अपना हाँ में सर हिला के बोला, हाँ ये तो है, लेकिन ये मत भूल ये गलत काम भी करती है। किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचती। इसने न जाने कितने ही लोगों को मारा होगा, और शायद निर्दोष लोगों को भी। अतुल फिर अपना सर हिला के, हमें क्या, हमें तो बस पैसों से मतलब है। उसमें कुछ गड़बड़ लगती हैं। इतनी सी उम्र में इसने कितनी काबिलियत हासिल कर ली है। इस उम्र में जो लड़कियां आज के टाइम पर मौज मस्ती करती है, और ये इसको देखकर लगता नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत होगी। प्रिंसिपल अपना हाँ में सर हिला के बोलता है, हाँ ये तो है, लेकिन ये मत भूल ये गलत काम भी करती है। किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचती। इसने न जाने कितने ही लोगों को मारा होगा, और शायद निर्दोष लोगों को भी। अतुल फिर अपना सर हिला के, हमें क्या, हमें तो बस पैसों से मतलब है। अब आगे, महिका घर आने के बाद सीधा अपने रूम में चली गई थी। मालिनी जी ने उसका लंच उसके रूम में पहुंचा दिया था। महिका लंच करके अपना लैपटॉप ऑन करके उसके कीबोर्ड पर हाथ चलाने लग गई। लिविंग रूम में कल्याणी जी और मालिनी जी बैठकर बात कर रहे थे, और आरती उन्हीं की सामने सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी। कल्याणी जी मालिनी की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे मालिनी। मालिनी उनकी तरफ देखकर, हाँ माँ बोलिए कल्याणी जी, मुझे ना वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। मालिनी ने पूछा, क्या माँ, कौन सी लड़की? कल्याणी जी ने कहा, अरे वही जो कल ही आई है, ताहिरी बेटा की दोस्त। मालिनी ने कहा, माँ वो, उसका नाम महिका है। कल्याणी जी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जो भी हो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखा नहीं कल कैसे बिहेव कर रही थी, बिल्कुल भी तमीज नहीं। ये नहीं कि सामने बड़े बैठे हैं पाँव छू ले या नमस्ते ही कर ले, और देख दिन ढलने को है, ये नहीं कि हमारे साथ ही बैठ ले, कुछ अपने बारे में भी बता दे। और तो और लंच पर भी नीचे नहीं आई। मालिनी ने कहा, क्या माँ आप भी, वो अच्छी है। अब ताहिरी ने कहा, तो था, वो बचपन से ही अकेली रही है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, मुझे तो बिल्कुल अयान की तरह लगती है। और माँ अभी उसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी वो हमसे घुली मिली भी नहीं है। इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई किसी को अपने बारे में बताता है, उसके लिए अभी हम अनजान हैं, हम उसे अपनों की तरह देखेंगे, तभी तो वो हमारे साथ अपनों की तरह रहेगी। और माँ अगर वो अच्छी लड़की नहीं होती तो क्या अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी संजू को बचाती, उसे वहां छोड़ के नहीं चली जाती। उसने अकेले ही हमारी संजू की मदद करी, और उन्होंने यश जी कहा तो था, वो दोनों अनाथ है, उनका कोई अपना नहीं। कल्याणी जी जिद करती हुए कहा, फिर भी मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। ताहिरी बेटा भी तो हमारे साथ रहती है, उसने तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मालिनी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए, माँ सबका व्यवहार अलग होता है, हर कोई थोड़ी ना एक जैसा होता है, आप ज्यादा मत सोचिए। कल्याणी जी कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है। मालिनी जी बाहर चली जाती है। महिका ऊपर रेलिंग पर खड़ी थी, किसी की नजर उस पर नहीं गई। उसको प्यास लगी थी, नीचे वो पानी पीने ही आ रही थी कि उसने कल्याणी जी की आवाज सुनी। कल्याणी जी बोल रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं लगी। वो वही खड़ी होके आगे की बात सुनने लगी। उनके जाने के बाद वो नीचे आती है। आरती उसको वहां देखकर पूछा, कुछ चाहिए क्या तुमको? महिका सिर्फ एक वर्ड बोली, पानी। आरती उसको लाके पानी का जग दे देती है। महिका पानी लेके रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वो कुछ देर तक कल्याणी जी की बातों के बारे में सोचने लगती है। वो फिर अपना सर झटक कर खुद से कहा, अब मुझे इन लोगों के लिए खुद को चेंज करना होगा।
फिर खुद को मना करते हुए इम्पॉसिबल, फिर अपना वो काम करने लगती है। शाम को सब घर आ गए थे बस अयान को छोड़कर। संजू सीधा कॉलेज से आने के बाद महिका के पास चली गई थी। वो उससे ही बात कर रही थी, बोल तो सिर्फ संजू ही रही थी। महिका उसकी बात का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। अयान आज रात नहीं आया था, वो अपनी ड्यूटी पर ही था और रात में ताहिरी नीचे डिनर करने चली गई थी, लेकिन महिका नहीं गई तो मालिनी जी ने उसका डिनर उसके रूम में दे के आ गई। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए थे। महिका भी डिनर करके लैपटॉप ऑन करके काम करने लग गई थी। रात के 11 बजे महिका अब भी अपना लैपटॉप ऑन करके बैठी थी और उसमें घूर घूर कर देख रही थी। तभी उसको एक जीप रुकने की आवाज आई। वो लैपटॉप बंद करके खिड़की की तरफ गई जो खुली हुई थी। वहां पर जाकर उसकी नजर सीधा नीचे गई और देखती रह गई। नीचे अयान जीप के पास खड़ा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने इस टाइम अपनी वर्दी पहन रखी थी और आसमान में पूरा चांद दिख रहा था। उसमें अयान का चेहरा चांद की तरफ चमक रहा था। इस वक्त वो बहुत सीरियस होकर बात कर रहा था और बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर उसका गुरूर झलक रहा था। महिका तो उसमें पूरी तरफ से डूब चुकी थी। वो बिना अपनी एक बार भी पलके झपकाए लगातार उसी को देखे जा रही थी। उसका दिल इस वक्त हद से ज्यादा स्पीड में धड़कने लगा और अयान को जरा सा भी इसका एहसास नहीं हुआ कि कोई उसको इतनी शिद्दत से देख रहा है। वो तो अपने फोन पर लगा हुआ था। अयान फोन पर बात करते हुए अंदर जा चुका था, लेकिन महिका तो अब भी अयान में डूबी हुई थी। वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसको एहसास ही नहीं हुआ कब अयान अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि वहां पर अब कोई नहीं है। वो फिर एक गहरी सांस लेके आसमान में चांद को देखने लगी। उसके चेहरे के सामने सादा लगा। आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। फिर वो जाके बिस्तर पर लेट गई। सुबह के 4:30 बजे ताहिरी के रूम में वो इस वक्त बिल्ली, कुत्ते, हाथी सब बेच कर सो रही थी। तभी उसके रूम में गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वो एकदम से उठकर चिल्लाने लगी, अटैक अटैक हो गया हम पर, कोई बचाओ। ये सब बोलते हुए वो बिस्तर पर से उठकर एकदम फाइट पोजीशन में खड़ी हो गई। तभी वो ध्यान से देखती है को वो तो रूम में है और वहां पर कोई भी नहीं है। फिर उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है। उसका फोन अब बजना बंद हो गया था। वो चीढ़कर हाथ में फोन लेके सोचने लगती है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया। तभी उसे महिका का ख्याल आता है। वो फोन बेड पर फेंक कर, ये मही भी ना कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या। फिर उसको याद आता है उसको संजू को फाइट करनी सिखानी थी और मुंह बनाते हुए बाथरूम में चली जाती है। रात में महिका ने ही अपने लैपटॉप से उसके फोन में छेड़छाड़ करी थी। उसको पता था ताहिरी ऐसे तो उठने से रही। ताहिरी फ्रेश होकर सीधा संजू के कमरे में जाती है और तेज तेज दरवाजा खटकाने लगती है, क्योंकि वो बहुत चिड़ी हुई थी। संजू उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने ताहिरी को पाती है। इस वक्त संजू छोटी सी बिल्ली लग रही थी। अपनी आंखों को मसलते हुए वो ताहिरी को देखकर बोली, दी आप। ताहिरी उसके कंधों को हिलाते हुए, उठ जाओ तुम्हें फाइट सीखनी थी ना। संजू एकदम अपनी आंखें खोलते हुए, क्या दी इतनी सुबह सुबह। ताहिरी कमर पर हाथ रखते हुए, कल तो बड़ा जोश के साथ बोल रही कि तुम्हें फाइट सीखनी है। संजू सोचते हुए, हादी लेकिन इतनी सुबह कौन सीखता है, हम कल से सीखेंगे। फिर वो उबासी लेते हुए वापस बेड की तरफ जाने लगती है। ताहिरी उसको बाथरूम की तरफ धक्का देते हुए, अभी चलो वरना वो हिटलर मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसका दिया हुआ काम नहीं किया तो मुझे सूली पर चढ़ा देगी वो। संजू नींद में थी, उसको कुछ समझ नहीं आया। ताहिरी बेड पर बैठकर संजू के आने का इंतजार करने लगी। जब संजू मुंह धोके आई तो ताहिरी उसको खींचते हुए गार्डन में लेके आ गई। उसने पहले संजू को दौड़ाया और खुद भी उसके साथ भागने लगी। संजू भागते हुए ही पूछा, वैसे दी मुझे तो फाइट करना सीखना था, आप मुझे भागा क्यों रही हैं। ताहिरी, चुपचाप भागो, ये भी फाइट का ही एक हिस्सा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। संजू नींद में थी, उसको कुछ समझ नहीं आया। ताहिरी बेड पर बैठकर संजू के आने का इंतजार करने लगी। जब संजू मुंह धोके आई तो ताहिरी उसको खींचते हुए गार्डन में लेके आ गई। उसने पहले संजू को दौड़ाया और खुद भी उसके साथ भागने लगी। संजू भागते हुए ही पूछती है, वैसे दी मुझे तो फाइट करना सीखना था, आप मुझे भागा क्यों रही हैं। ताहिरी, चुपचाप भागो, ये भी फाइट का ही एक हिस्सा है। अब आगे। महिका भी सुबह 4 बजे उठ गई थी। वो छत पे चली गई थी। वो वहीं से ताहिरी और संजू को देख रही थी। ताहिरी ने भागना बंद कर दिया। उसके बाद उसने संजू की थोड़ी एक्सरसाइज करवाई। संजू का तो इतने में ही बहुत बुरा हाल हो गया था। वो वही गार्डन में लेट गई और हांफने लगी और हांफते हुए ही बोली, बस दी अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। ताहिरी ने कहा, ऐसे कैसे, चलो खड़ी हो, अभी तुम्हें कुछ मूव्स करने हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा सुबह के 6 बजे। तभी ताहिरी और संजू लेटे हुए ही मुड़ती है तो सामने अयान खड़ा था। उसके हाथ में एक बोतल थी और उसकी पहनी हुई टी शर्ट पूरी पसीने से तरबतर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी जिससे कि उसके बाइसेप्स पूरे दिखाई दे रहे थे। ताहिरी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसको देख के वो अब उसको ही देखे जा रही थी। तभी उसके कान में एक आवाज और आती है, अरे आप कहाँ खो गई। तो ताहिरी अपने होश में आते हुए अयान के नीचे देखती है जहां से आवाज आई थी कि रोहन संजू की तरफ ही लेटा हुआ है और हाफ रहा है और उसको ही देख रहा है। ताहिरी अयान की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, क्योंकि अयान उसको ही अपनी तेज नजरों से देखे जा रहा था।
वो मैं यहाँ संजू की तरफ इशारा करते हुए इसको भगा रही थी। फिर वो देखती है कि अयान अब भी उसको घूर रहा था तो वो अपने वर्ड बदलते हुए, अरे नहीं मैं इसको चलना सिखा रही थी। फिर वो अपने सर पर मारते हुए, अरे ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। अयान उसको इग्नोर करते हुए संजू के पास जाता है। संजू अयान को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो वही घास पर बैठते हुए, अरे भैया ताहिरी दीना मुझे फाइट करना सिखा रही थी ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं और मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। अयान संजू के सर पर हाथ रखकर, मुझे नहीं पता था मेरी गुड़िया बड़ी हो गई, अगर मेरी जरूरत हो तो बता दिया ठीक है। संजू, हाँ भैया वैसे तो ताहिरी दी है यहाँ, अगर ये नहीं हुई तो महिका दी तो है ही, आपको पता है वो ना बहुत स्ट्रांग है। अयान दे से ही महिका का नाम सुनता है उसे एक बार फिर उसकी खूबसूरत आंखें याद आ जाती है। फिर वो अपने ख्यालों को झटक कर संजू के सर पर हाथ फेरते हुए चला जाता है। रोहन ताहिरी को देखकर संजू को चिढ़ाते हुए, अरे आप खामखा इतनी मेहनत कर रही हैं, इसको सिखाते सिखाते कहीं आप खुद ना भूल जाए। ये कहते हुए वो संजू की चोटी खींचते हुए भागते हुए अंदर जाता है। संजू उसके पीछे भागते हुए बोली, दी बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। ताहिरी भी अंदर चली जाती हैं और वही घर की छत पर महिका ने दूर से ही अयान को आते हुए देख लिया था। जब तक अयान उसकी आंखों के सामने था उसने अपनी पलकों को झपकाने नहीं दिया था। उसे इतना तो पता चल गया था कि अयान रोज सुबह एक्सरसाइज करता है। जब उसने ताहिरी को अयान को घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें लावे की तरह आग उगलने लगी, उसकी उन सिल्वर कलर वाली आंखें बदलने लगी, उसकी आंखें घिरे घिरे लाल होने लगी, उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई थी, उसने इतनी कसकर रेलिंग को पकड़ा था। उसकी दोनों गोरी गोरी हथेली लाल रंग में परिवर्तित हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी गन की सारी गोली ताहिरी की आंखों में मार दे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्यों अयान को देखते ही उसका दिल 100 की स्पीड में भागने लगता है। अयान के वहां से जाने के बाद महिका ने खुद से ही कहा, ये मुझे क्या हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ भी हो ताहिरी तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर वो सामने उगते हुए सूरज को देखने लगी। फिर वो नीचे अपने कमरे में चली जाती है। अयान अपने कपड़े चेंज करके सीधा अपनी ड्यूटी पर चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। महिका आज भी नीचे नहीं आई नाश्ता करने। मालिनी जी डे से ही उसका नाश्ता लेके जाने वाली होती है। वो देखती कि महिका नीचे उतरकर मैन गेट की तरफ जा रही है। वो महिका को रोकते हुए, अरे मही बेटा आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। महिका उनकी आवाज सुनकर एकदम से रुक जाती है और मालिनी जी तरफ अजीब नजरों से देखने लगती है। मालिनी जी जब देखती है कि महिका उनको ही देख रही हैं तो वो उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें मेरा मही कहना अच्छा नहीं लगा। वो ताहिरी को तुम्हें मही कहते हुए सुना था, इसलिए अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आगे से इस नाम से नहीं बुलाऊंगी। महिका उनकी तरफ देखकर बड़ी ही आराम से बोली, नहीं आंटी मुझे बुरा नहीं लगा, आप मुझे चाहे दे से बुला सकती है, अगर आपको मुझे इस नाम से बुलाना अच्छा लगता है तो आप मुझे इसी नाम से बुलाएगा। मालिनी जी महिका के गालों को छूते हुए, तुम सच में बहुत प्यारी हो, बस एक स्माइल की कमी है तुम्हारे चेहरे पर। ये सुनकर महिका एकटक मालिनी जी को देखने लगती है और अपने मन में बोली, अगर वो मालिनी जी को कुछ नहीं कहती तो। मालिनी जी उसको फिर बोली, वैसे बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी। महिका सिर्फ एक वर्ड बोली, कॉलेज। मालिनी जी मुस्कुराकर, चलो पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। महिका, नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, मैं बाहर खा लूंगी, वो डे से ही जाने वाली होती है। मालिनी जी उसे रोकते हुए, अरे ऐसे कैसे तुम बाहर का खा लोगी। मालिनी जी फिर उसको नाश्ता करने के लिए बोली लेकिन महिका फिर मना कर देती हैं। मालिनी जी थककर, अच्छा ठीक है तुम जीती मैं हारी, लेकिन तुम बाहर का नहीं खाओगी, और हाँ अभी एक मीन रुको, इधर से हिलना मत, मैं अभी आई। महिका का जवाब सुने बिना ही वो किचन की तरफ चली जाती हैं। कल्याणी जी जब से ये सब देख रही थी उन्हें महिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। महिका कुछ नहीं कहती, वही खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में मालिनी जी अपने हाथ में एक टिफिन लेके आती हैं। वो महिका की तरफ ले जाते हुए, लो अब इसे रख लो, खाना है इसमें, जब वक्त मिले तो खा लेना, रोज बाहर का खाना अच्छी बात नहीं। महिका एक बार उन्हें देखती है फिर उनके हाथ में पकड़े टिफिन को वो फिर मना कर देती हैं। नहीं आंटी आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही है, इसकी जरूरत नहीं। मालिनी जी कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि कल्याणी जी बीच में ही ताना मारते हुए, अरे रहने दे मालिनी, किसी को नहीं खाना तो तू क्यों बेकार में टेंशन ले रही है, इसको तो तेरा आसान मानना चाहिए, और तो और इसे रहने की जगह भी दी है, लेकिन यहाँ तो ये नखरे दिखा रही हैं। हम इसके लिए इतना कर करे है वही बहुत है, ज्यादा किसी के आगे पीछे भागते की जरूरत नहीं। यश जी कल्याणी जी को आंख दिखाते हैं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। महिका को तो कल्याणी जी की बात का रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ताहिरी को उनकी बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि वो महिका को अच्छे से जानती थी, उसे किसी की केयर की आदत नहीं थी, उसका बिहेवियर ही ऐसा था, तो इसमें उसकी क्या गलती। मालिनी जी महिका को हक से बोलते हुए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गई, और टिफिन उसके हाथ में पकड़ाते हुए, और हाँ इसे खा लेना और रोज घर से ही तुम लंच लेके जाओगी। महिका कुछ नहीं कहती, लंच अपने बैग में रख लेती है जो को उसके कंधे पे था। महिका जाने लगती हैं और थोड़ा सा आगे जाके रुककर पीछे मुड़कर कल्याणी जी की तरफ देखकर, फ्री में नहीं रहते, पैसे दिए हैं यहाँ रहने के, ये बोलकर वो आगे मुड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। सॉरी मैम।
मालिनी जी महिका को हक से बोलते हुए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गई, और टिफिन उसके हाथ में पकड़ाते हुए, और हाँ इसे खा लेना और रोज घर से ही तुम लंच लेके जाओगी। महिका कुछ नहीं कहती, लंच अपने बैग में रख लेती है जो को उसके कंधे पे था। महिका जाने लगती हैं और थोड़ा सा आगे जाके रुककर पीछे मुड़कर कल्याणी जी की तरफ देखकर, फ्री में नहीं रहते, पैसे दिए हैं यहाँ रहने के, ये बोलकर वो आगे मुड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। अब आगे कल्याणी जी का मुंह बन जाता है। मुंह बनाते हुए यश जी की तरफ देखकर, देखा तूने कैसे मुझे उल्टा बोलकर गई, अरे वो होती कौन है मेरे ही घर में मुझसे ही ऐसे बात करे, अरे पैसे दिए है तो क्या आसान किया है उसने, एक तो हम खुद उसकी मदद करी और उल्टा हमें ही भाव दे रही है। यश जी, अरे माँ इतनी बड़ी भी बात नहीं है, आप खामखा बात को बढ़ा रही है। ताहिरी कल्याणी जी की तरफ देखकर, सॉरी दादी आप उसकी बात का बुरा मत मानना, वो मैंने आपको बताया ना, वो बचपन से ही अकेली रही हैं, किसी फैमिली के साथ नहीं रही, वो आज तक उसे जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता। फिर यश और मालिनी जी की तरफ देखकर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उसको गलत मत समझो। यश जी उसके सर पर हाथ रखकर, अरे बेटा तुम क्यों माफी मांग रही हो, हम न तो तुमसे नाराज है और ना ही महिका बेटा से। अपना आयान भी तो बिल्कुल महिका बेटा की तरह है, वो भी हर किसी से ऐसे ही बात करता है, तो तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। अरे माफी तो हमें मांगनी चाहिए, माँ ने उसे ऐसे बोला। और फिर कल्याणी जी की तरफ देखकर, और माँ आप उसे कुछ नहीं कहेगी, जैसे आप ताहिरी के साथ रहती है वैसे ही महिका के साथ ही रहिए। कल्याणी जी कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाकर रह जाती हैं। ताहिरी का अब बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ खाने का, वैसे तो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग उठ रही थी। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी बॉस से ऐसे बात करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। डाइनिंग टेबल पर बैठे ही उसने अपने हाथ में रखी स्पून को टेबल के नीचे से ही अपने हाथ से तोड़ दिया था। अगर कल्याणी जी की जगह अगर कोई और होता तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो वहां से उठकर चली गई। संजू उसको जाते हुए देखकर बोली, अरे इन्हें क्या हो गया, ये बिना नाश्ता करे क्यों चली गई। रोहन उसकी तरफ देखकर बोलता है, अगर मुझे कोई कुछ बोले जिसको तुम कुछ कह भी नहीं सकती तो तुम्हें कैसा लगेगा। संजू एक्जेक्टली बहुत बुरा लगेगा। रोहन तो बस महिका जी ताहिरी जी के लिए बिल्कुल बहन जैसी है, तो उन्हें भी बुरा लगा। संजू बस हमें सर हिला देती हैं। रोहन उसके सर पर मारते हुए, जल्दी कर मैं जा रहा, तेरे को भी कॉलेज छोड़ दूंगा। संजू भी अपना नाश्ता करके रोहन के साथ निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद यश जी कल्याणी जी को समझाते हुए, माँ आपने महिका बेटा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो तो अभी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़ी हैं, अगर हमने उसे यहाँ रहने की जगह दी तो उसने भी तो हमारी मदद करी, हमारी संजू को बचाकर। अगर उस दिन ये हमारी संजू को नहीं बचाती तो न जाने हमारी संजू के साथ क्या होता, लेकिन इसने बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत के नाते हमारी संजू की मदद करी और उसे सही सलामत हम तक पहुंचाया। उसने तो हमसे कभी ये नहीं कहा कि उसने क्या किया, आप तो ऐसी नहीं थी, किसी की मदद करने पर आप एहसान की बात कर दे। मुझे पता है आप उसके ऐसे बिहेवियर से नाराज है, लेकिन बस उसे ज्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद। कल्याणी जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो यश जी की तरफ देखकर, मुझे पता है यश मैंने गलत बोला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं उससे ऐसे चिड़ी रहती हूँ। उसने तो अभी तक मुझसे कुछ बोला ही नहीं, शायद पहली बार किसी ने मुझे नजरअंदाज किया है इसलिए। मालिनी जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं माँ, अब आप ज्यादा मत सोचिए, चलिए अब आपको आराम करना चाहिए, चलिए अपने कमरे में। कल्याणी जी मालिनी जी के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं और यश जी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। एमजी कॉलेज। महिका कॉलेज चली गई थी। उसका पहला लेक्चर में प्रिंसिपल उसे अपने साथ क्लास में बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये उनकी क्लासमेट हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल ने ये बताया कि ये उनकी हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ये देखकर सब हैरान हो गए कि इतनी कम एज में ये प्रोफेसर कैसे बन गई। प्रिंसिपल के जाने के बाद महिका ने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी बीच में एक लड़के की आवाज आती है जो कि लास्ट बेंच पर बैठा था। मैम क्यों ना पढ़ाने से पहले थोड़ी जान पहचान बढ़ा ले। महिका जो कि कुछ समझा रही थी, वो एकदम से उसकी आवाज सुन के चुप हो गई। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसकी बात काटे। वो उसकी तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज में बोली, ये क्लासरूम है ना कि तुम्हारा घर, अगर इतना ही शौक है जान पहचान बढ़ाने का तो कॉलेज आना छोड़ दो। और वो फिर पूरी क्लास की तरफ देख के कठोर तेज आवाज में बोलती है, अगर आइंदा से किसी ने भी मेरी बात को काटने की हिम्मत की तो वो 3 महीने इस क्लास में रहने के बाद भी एब्सेंट माना जाएगा। स्टडी में कोई भी डाउट हो अगले दिन के लिए बचा कर रखना। अगले दिन क्लास में 20 मिनट डाउट क्लियर किए जाएंगे। फिर टेबल पर हाथ मारते हुए, ऑल अंडरस्टूड। महिका की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सब के सब एकदम सीधे बैठ गए। जो कोई भी महिका को सीरियस नहीं ले रहा था, वो सब उसकी बात सुनकर डर गए थे। और वो लड़का जिसने महिका से पहले सवाल किया था, वो तो डेस्क के नीचे छुप गया था। महिका ने गहरी सांस लेके फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले लेक्चर का टाइम हो रहा था तो उसने पढ़ाना बंद कर दिया और सीधे क्लास से निकल गई। उसके निकलते ही जिन जिन ने अपनी सांस को रोक रखा था, महिका के निकलते ही सभी स्टूडेंट्स ने गहरी सांस लेते हैं और उसके बारे में सारे ग्रुप बना के बातें करने लगते हैं। क्लास में से एक लड़का बोलता है, यार क्या टीचर हैं, बाप रे इतना सीरियस हो के कौन पढ़ाता है। तो उसी के आगे एक लड़की बैठी थी, वो उसकी तरफ देखकर बोली, अरे सचिन ये वही है जिसके बारे में कल बात हो रही थी और मैंने तुम सबको बताया था कि एक मुझे अजीब सी लड़की मिली, ये वही है। उसकी साइड में बैठी एक लड़की उसकी तरफ देखकर पूछती है, सोनी तूने तो कहा था कि कोई नई स्टूडेंट आई हैं।
सोनी अपने चश्मे को ठीक करते हुए, अरे यार मुझे क्या पता था, जिसको मैं स्टूडेंट समझ रही थी वो हमारी प्रोफेसर निकलेगी, और मैंने तो भगवान से उसी वक्त प्रे किया था कि हमारी क्लास में ना हो, और देखिए हमारी ही क्लास में पढ़ाने आ गई। सोनी वही लड़की थी जिससे कल महिका ने प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का रास्ता पूछा था, और वो इस क्लास की हेड थी। रूपाली सोनी को देखकर बोली, जो कि उसी की दोस्त थी, लेकिन कुछ भी कहो यार कितनी खूबसूरत है ये, और तो और पढ़ाया भी कितने अच्छे से है इसने ये चैप्टर, वरना जो इनसे पहले वाले प्रोफेसर थे उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता था। मैंने तो तेरे लिए लिया था ये सब्जेक्ट, मुझे तो इसे देखते ही नींद आने लगती है। उन्होंने कितने कम समय में एक चैप्टर समझा दिया, इस बार तो लगता है पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही नंबर आएंगे। सब उसकी बात से एग्री करते हैं। आज बस कॉलेज में महिका की ही बातें हो रही थी, एक उसकी खूबसूरती के, और दूसरा उसके पढ़ाने के तरीके से, और तीसरा उसके सीरियस लुक के बारे। महिका ग्राउंड से गुजर रही थी, तभी उसके कानों में एक तेज आवाज पड़ती है। दी महिका एकदम से रुक जाती हैं, वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो दिखती है कि संजू उसकी तरफ भागते हुए आती है। वो यहाँ संजू को देखकर सोचने लगती है ये यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे ध्यान आता है कि ये कॉलेज में पढ़ती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि संजू इसी कॉलेज में पढ़ती हैं। संजू उसके पास आके तेज तेज हांफने लगती हैं। उसने महिका को फर्स्ट फ्लोर से देखा था, वो वहीं से भागते हुए आ रही थी। महिका उसको इतना हांफते हुए देखकर उसकी पीठ सहलाने लगती है। संजू कुछ बोल रही थी तो महिका ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आराम से, पहले अच्छे से सांस लो। संजू शांत होकर अपने बैग से पानी निकाल कर पीती हैं और महिका की तरफ देखकर, आप यहाँ? दी महिका उसका सवाल सुनकर, मैं इसी कॉलेज में पढ़ाऊंगी अब से। संजू, ओ तो वो आप है जो आज इस कॉलेज की हॉट टॉपिक है। महिका को समझ नहीं आता, वो उसकी तरफ देखकर, मतलब संजू? अरे दी, आज सब कॉलेज में आपकी ही बात कर रहे हैं। फिर वो अपनी जिभ काट कर, सॉरी मैम। महिका, कोई बात नहीं, तुम मुझे अकेले में दी ही बोलना। संजू खुश होकर, क्या सच में दी? महिका अपना हाँ में सर हिला देती हैं। संजू महिका की तरफ देखकर, चलो ना दी, कैंटीन में कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, आज आप मेरे साथ ही खा लो। वैसे भी अभी आप किसी को जानती भी नहीं होगी यहाँ, क्यों? महिका भी ज्यादा कुछ नहीं कहती, वो उसकी तरफ देखकर बोली, तुम जाओ, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। संजू तो बहुत खुश हो गई थी कि महिका ने उसकी बात मान ली। वो खुश होकर उछलते कूदते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती हैं और एक टेबल पर अपना कब्जा कर लेती है। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।